स्टूडेंट्स, आज लेके आया हूँ नया वीडियो ईएमआई रिवीजन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे एक एक करके। आज ये पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन कर लेंगे, सच डैट कि न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, ये जेई के न्यूमेरिकल हो या नेट के या बोर्ड लेवल के, सब में ये काम आएगा। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले एक बार देख लिया जाए भाई, क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले क्या है भाई, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, पहले वो समझेंगे। फिर क्या समझेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स बी डॉट एरिया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई ये देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे, मोशनल ईएमएफ देखेंगे, एसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल समझ रहे हैं, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी देखने पड़ेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोग एडी करंट, लास्ट में हम लोग देखेंगे एडी करंट। तो चलो एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग ऑफ ईएमआई एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम से ही क्लियर है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन हम लोग करेंगे यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग चैप्टर में पढ़ना चाहिए। दोनों फिनोमेना ही अलग अलग हैं, पहले समझा जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे भाई, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो एक सोलेनॉइड से स्प्रिंग लाइक कंडक्टर में पास करा दो, तो इससे हमारा जो फील्ड बनता था वो जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह बनता था। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है तुम्हारे पास, अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड या करंट कैरिंग स्प्रिंग है तो तुम्हारे पास एक समझो मैग्नेट है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है तुम्हें। तो उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, फैराडे साहब को उसमें कामयाबी मिली और उन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कमर्शियली, और पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और हम लोग टाउन सिटीज़ में, घर में, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके। तो वो बात भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मीन्स इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन देखेंगे यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग का ये है पर्पस। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। पहले फैराडे साहब ने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज के साथ जैसे ही चेंज करना शुरू करेगा, समझो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होगा। इसके बारे में उन्होंने 2 लॉ दिए थे, तो वो लॉ को भी हम लोग जानेंगे एक एक करके। लेकिन मीनिंग ऑफ ईएमआई मतलब ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी, समझो इलेक्ट्रिसिटी करंट इंड्यूस करने हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यही इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ भाई, तो फ्लक्स जैसे होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बी डॉट एरिया, जैसे ई डॉट एरिया होता था वैसे यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये भाई, तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझते थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। कोई हमने एरिया ले लिया भाई, चल भाई कोई एरिया ले लिया हमने, इस तरह से कोई एक एरिया ले लिया, इसका एरिया वेक्टर ये है। एरिया हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं भाई, तो याद होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस से परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन ये आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड मीन्स जिधर कॉन्वेक्स साइड में है उस साइड में, कनकेव साइड वाले को नहीं लेते, कॉन्वेक्स साइड वाले को लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है। अगर ये थीटा एंगल है और ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, अगर एरिया ये पूरा समझते हो एरिया ए, तो इसको पहले से छोटा सा हम लोग छोटा सा एक एरिया लें। एक छोटा सा एरिया कैसे ले सकते हो भाई, तो मान लो ये वाइट कलर का हमने लिया एक छोटा सा एरिया डी ए, तो इस डी ए के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी फाई बोलेंगे। वो कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है और इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ भाई, तो डी ए के साथ लेंगे। तो ये होगा स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद डीए एरिया। डीए एरिया से लिंक्ड इतना फ्लक्स है। अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स निकालने होंगे तो क्या करने पड़ेंगे भाई, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तुम्हें ऐड करते चल रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेट करने हैं। कैसे भाई, तो बी डॉट डी ए, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे।
ठीक है, इससे निकाल लेंगे। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इट विल बी टेकन आउटसाइड, तो बी डॉट और डी ए या डी एस करते हैं तो क्या मिलता है भाई, तो टोटल एरिया मिलता है। अगर डी ए यहाँ का डी ए, ये वाला डी ए, ये वाला डी ए, सारे डी ए जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल एक एरिया मिलेगा। ये एरिया क्या होगा भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा। तो वो एरिया हम लोग इंटीग्रेट करके आ गया, क्योंकि बी कांस्टेंट था बाहर निकल गया। सो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा बी डॉट एरिया। यूनिफॉर्म फील्ड है तो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो भाई इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए करो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए करो, वो करने पड़ेंगे। और अगर हमने डी ए से मान लो ये डी ए लिया, इधर डी ए लिया, इधर डी ए लिया, डी ए से अगर हमारा कोई वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल में इधर एरिया हुआ, इधर एरिया हुआ, इधर एरिया हुआ, कोई ब्लैक एरिया हुआ, कोई वाइट एरिया हुआ, कोई ब्लू एरिया हुआ, कोई ग्रीन एरिया हुआ, इस तरह से छोटे छोटे जो एरिया बने होते हैं, इन सब के लिए हम लोग अगर फ्लक्स निकालते चलें, सारे एरिया एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डीएस से रिप्रेजेंट करें या डीएस से रिप्रेजेंट करें, सब एक ही बात है। सबके लिए अगर निकालेंगे तो ऐसे टोटल फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो इसको सर्कल डाल देते हैं, सर्कल डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी एस डी ए जो एरिया ले रहे हैं, तो ये डी ए करते हुए वॉल्यूम इनक्लोज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, बिकॉज वी आर इनक्लोजिंग सर्टेन वॉल्यूम। डी ए करके इनक्लोज कर रहे हैं एक वॉल्यूम, तो ये होगा हमारा, इस तरह से लिखते हैं बी डॉट डी एस, तो ये बनेगा हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इसका मीनिंग क्या हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस को हम लोग बार बार वर्ड्स में थोड़ी लिखते चलेंगे, क्लोज सरफेस, इसको सर्कल डाल दिया, मतलब ही हो गया कि क्लोज सरफेस है, चाहे वो जैसे भी इनक्लोज हुआ हो, सिलेंडर में इनक्लोज हुआ हो, स्फेयर में इनक्लोज हुआ, जैसे भी इनक्लोज हुआ हो। सो बी डॉट एरिया इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा भी फील्ड है, तो उस कंडीशन में हमें बी डॉट एरिया, बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन से निकालने पड़ेंगे। लेकिन फ्लक्स का ये फॉर्मूला तो जरूर है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, तो वैसा ही मीनिंग है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। मीनिंग क्या है, तो मीनिंग के मामले में अगर देखना चाहोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ये क्या बताता है, तो इट सोज, इट्स वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू उसका क्या शो करता है, इट्स वैल्यू सोज, क्या शो करता है भाई, दैट एरिया, जो भी हमारा कंसिडर्ड एरिया है, सोज, इट्स वैल्यू सोज दैट हाउ एरिया इज लिंक्ड और एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड है किस तरह से, विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, ये बताता है कि कोई भी एरिया, हाउ द एरिया इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रेजेंट है, और इसका वैल्यू से हमें कितना ज़्यादा एसोसिएशन है, कितना कम एसोसिएशन है, वो पता लगता है। अगर मान लो ये बड़ा एरिया लेंगे तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक्ड हो रहा है, तो समझेंगे ज़्यादा फ्लक्स है। सो दिस फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फील्ड, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या, क्रॉसिंग द एरिया को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉसिंग द कंसिडर्ड एरिया, समझो कंसिडर्ड एरिया, जिस भी एरिया के लिए कंसिडर कर रहे हो, उस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समझो फील्ड लाइन जा रहा है ऐसे, तो ये एरिया को क्रॉस किया, मतलब समझो इससे बात करता हुआ निकला, तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है, लिंकेज स्टेब्लिश हो रहा है। ये बेचारा तो इस एरिया से लिंक ही नहीं किया, मतलब इसने कम्युनिकेट नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया, मतलब समझो कि कोई कम्युनिकेशन, कोई इसका एसोसिएशन नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे बात करेंगे इस एरिया से, वही इस एरिया से लिंक्ड समझे जाएंगे, ठीक है। सो इस एरिया से, कंसिडर्ड एरिया से कितना फ्लक्स बन रहा है, तो दैट फ्लक्स विल रिप्रेजेंट कि कितना लिंकेज इस एरिया ने स्टेब्लिश किया इस फील्ड के साथ, जो प्रेजेंट फील्ड है। यही एरिया मान लो अगर ऐसे है
कि कोई फील्ड लाइन इससे कम्युनिकेट ना कर पाए, इसको क्रॉस ना कर पाए, तो ये वाला फ्लक्स हमारा इस एरिया के थ्रू क्या हो जाएगा भाई, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू दिस एरिया विल बिकम ज़ीरो, तो वो ज़ीरो फ्लक्स हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया इसका इधर हो जाएगा और फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में है भाई, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो वैसे भी इसका फ्लक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जरूर बी डॉट एरिया, ये फॉर्मूला है हमारा, और इसका जो वैल्यू बताएगा कि कितना फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर पाया, कितना लिंकेज या एसोसिएशन स्टेब्लिश कर पाया इस पर्टिकुलर एरिया से। सेम एरिया ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दें, उसी ओरिएंटेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें ऐसे, तो कम से कम देख रहे हो यहाँ पे कि टू फील्ड लाइंस, एक ये वाला फील्ड लाइन, एक ये वाला फील्ड लाइन, ये दोनों तो कम से कम क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड वेक्टर है, तो कुछ तो एरिया बना, कुछ तो एंगल बना है हमारा, ये एंगल लेस देन 90 है, तो कुछ हमारा फ्लक्स इसके थ्रू बनेगा। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने चाहिए, एरिया को क्रॉस करने वाला, वही हमारा फ्लक्स बनाएगा, उसी से हमारा लिंकेज होगा। फ्लक्स मतलब फील्ड का लिंकेज विद द एरिया। सो फ्लक्स का मीनिंग समझ में आया। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना लिंकेज स्टेब्लिश हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंकेज बताता है, वैसे ही ये भी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद द एरिया, और कितना ज़्यादा लिंकेज स्टेब्लिश हुआ है वो इसका वैल्यू बताएगा। ओरिएंटेशन और कितने चीज़ पे डिपेंड करेगा फ्लक्स भाई, तो 3 बात पे डिपेंड करेगा। अगर इसको हम लोग इवेलुएट करें तो कितनी बात पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स का वैल्यू, तो ये डिपेंड कर रहा है बी का कितना वैल्यू, कितना स्ट्रॉन्गर फील्ड में रखा गया है, कितना लार्ज एरिया है हमारा कंसिडर्ड एरिया, और क्या ओरिएंटेशन है फील्ड और एरिया का, क्या ओरिएंटेशन है, मीन्स थीटा क्या है। थीटा हमारा कहीं 90 तो नहीं है, कहीं 60 तो नहीं है, या 0 है या 180 है, क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, एरिया वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और हमारा फील्ड पे डिपेंड करेगा। सो फ्लक्स इन जनरल तीनों का कंबाइंडली कितना है फ्लक्स का वैल्यू, वो बताएगा कि हाउ मच द फील्ड इज लिंक्ड विद द एरिया और एसोसिएटेड विद द एरिया। ये समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग, अब इसी से रिलेटेड है फैराडेज लॉ। फ्लक्स समझे तो फैराडे साहब का क्या कहना था भाई, तो इनके 2 लॉ हैं भाई। नंबर 1 लॉ हम लोग समझें, इनका कहना था कि कोई भी अगर हमने लूप लिया है, करंट कैरिंग लूप ये बन सकता है, अभी करंट नहीं पास करा है, ऐसे ही है, बस ये लूप है, ये लूप बस है। अब इसका हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग इसको प्लेस करते हैं तो इस कंडीशन में इस लूप के थ्रू, इस कॉइल के थ्रू देयर विल बी सम फ्लक्स, और वो फ्लक्स कितना होगा भाई, तो हम लोग बी डॉट एरिया से निकाल सकते हैं, फ्लक्स होगा कुछ। चलो भाई, कुछ तो फील्ड हमारा लिंक्ड है इस एरिया के साथ, कुछ फील्ड हमारा लिंक्ड है इस एरिया के साथ, सो देयर आर सम फ्लक्स, कुछ तो फ्लक्स है। तो फैराडे साहब का कहना था कि जब भी ये फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है भाई, तो बी चेंज हो या ए चेंज हो या ओरिएंटेशन थीटा चेंज हो, कोई भी रीज़न हो तीनों में से, लेकिन फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो इसमें फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट होगा। और वो कब तक एग्जिस्ट करेगा इस कॉइल में, इस कॉइल में समझो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लग जाएगा एंड हेंस एक इंड्यूस्ड करंट चलेगा, लेकिन ये इस लूप में कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। मीन्स डेल्टा टी टाइम में मान लो फ्लक्स में चेंज हुआ डेल्टा फाई, पहले था फाई 1 फिर फाई 2 हो गया, फाई 1 से फ्लक्स हमारा फाई 2 हो गया, और इसमें जो टाइम लगा, इस चेंज होने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है। तो ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी टाइम, मान लो अगर 2 सेकंड में फ्लक्स चेंज हुआ है, फाई 1 से फाई 2 हुआ है, तो इस 2 सेकंड तक समझो कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड के लिए करंट भी इसमें चलेगा, जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू हो हमारा करंट चलने लगेगा। सो करंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ यही है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल, there will be induced EMF and hence induced current, and it will exist as long as change occurs.
स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, आप सुन लीजिए ध्यान से और माइंड में सेट कर लो, लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल ही जाएगा। तो क्या है मेन बात भाई कि फर्स्ट लॉ में फैराडे साहब ने ये बताया कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल और कंडक्टर, किसी के थ्रू, किसी भी लूप या कॉइल के थ्रू, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल एंड इट विल एग्जिस्ट। ये जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है वो कब तक एग्जिस्ट करेगा भाई इसमें, जब तक चेंज हुआ है, जब तक चेंज हुआ है। अगर 2 सेकंड में तुमने चेंज कर दिया phi1 से phi2 कर दिया 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड तक हमारा इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट चलेगा। अगर तुमने इसमें 20 सेकंड लगा दिए, अगर तुमने 20 सेकंड लगा दिए तो उस कंडीशन में 20 सेकंड तक ये इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट चलेगा। वैल्यू कितना होगा वो फर्स्ट लॉ में नहीं बताया गया, फर्स्ट लॉ यही बताया गया कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा there will be induced EMF and hence induced current in the coil and it will exist as long as change in flux occurs। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ गए। सेकेंड लॉ जरा समझा जाए तो सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि आखिर ये इंड्यूस्ड EMF होगा कितना। तो कभी भी मान लो ये कॉइल है हमारा, ये कॉइल है या लूप है और इसके थ्रू हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, तो उनका कहना था कि इस लूप या कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कब तक रहेगा भाई, तो ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम तो रहेगा। ये तो फर्स्ट लॉ में बताया ही था उन्होंने कि जितने देर तक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ समझो आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी में नहीं है। समझो एक इमेजिनरी ईएमएफ, एक इमेजिनरी सेल लग गया उस टाइम में जिस टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ रहा था, जिस टाइम में चेंज इन फ्लक्स हो रहा था उस टाइम में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लग गया। तो सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा जो डेल्टा टी टाइम तक एग्जिस्ट करे, और इसका वैल्यू कितना होगा तो उन्होंने बताया कि ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डी फाई बाई डी टी, ऐसे बोले डी फाई बाई डी टी या फिर बोले डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर टोटल चेंज इन फ्लक्स हुआ है डेल्टा फाई डेल्टा टी टाइम में, यानी कि phi2 माइनस phi1 जो चेंज इन फ्लक्स हुआ, और ये t2 माइनस t1 टाइम पे मान लो phi1 फ्लक्स था, t2 टाइम पे phi2 फ्लक्स था, तो ये हमारा ड्यूरिंग t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल ये जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू दैट विल बी कॉल्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू ड्यूरिंग दिस टाइम। और आप चाहते हो कि नहीं भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे मान लो ये तो 2 सेकंड तक हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो फ्लक्स था हमारा कुछ phi1 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारा हो गया ये phi2, तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग द इंटरवल, पूरे इंटरवल का ये एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर निकालना होगा तो यही वैल्यू एवरेज का हम लोग यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर लूप और कॉइल यूज़ करेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ भाई, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर चाहिए तो वो है डी फाई बाई डी टी, मीन्स फ्लक्स को आप चेंज करो। अगर मान लो दे दिया हो कि फ्लक्स हमारा 2t² प्लस 5t के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन हो या एरिया हो या फील्ड हो, किसी में चेंज होने से फ्लक्स हमारा किसी टाइम पे ये है, टी टाइम का ये फ्लक्स है, तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई टी टाइम पे, तो हम लोग क्या करेंगे तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो होगा, वैल्यू जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इट मीन्स कि ये 40 और प्लस 5 हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक चीज़ और उन्होंने बोला बट उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो था कि ये जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सेट होगा वो होगा अपोजिंग नेचर का, तो इसलिए एक माइनस लगाया उन्होंने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इट मीन्स अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज कराने का टेंडेंसी रखेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। बाद में इसको लेंज साहब ने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन फैराडे साहब का कहना ये था कि इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस डी फाई बाई डी टी का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो हर टाइम के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर हमारा फ्लक्स इस तरह से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, और अगर पूरा एज ए होल हमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि इस टाइम पे इतना फ्लक्स था और नेक्स्ट टाइम पे इतना हो गया फ्लक्स, तो इस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल कंसिडर्ड टाइम, तो दिस विल बी एवरेज वैल्यू, दिस विल बी एवरेज वैल्यू। कौन सा एवरेज वैल्यू भाई, तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग चेंज इन फ्लक्स इज गिवन बाय induced EMF is equal to minus of d phi by dt, that is induced EMF is rate of change of magnetic flux with respect to time. ये बताया था फैराडे साहब ने. माइनस साइन was used to show that the induced EMF direction or induced current direction will be opposite to change in flux. That is, if flux increases it will try to decrease the flux, and if flux decreases it will try to increase the flux. सो अपोजिंग टेंडेंसी के चलते माइनस साइन दिखाया गया. लेकिन ये लेटर ऑन लेंज साहब ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो फैराडे साहब के दो लॉ समझ गए भाई. एक तो फर्स्ट लॉ था कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, एंड इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज अकर्स, एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स अकर्स. सेकेंड में उन्होंने बताया द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. तो फैराडे साहब का ये दो लॉ आपको जरूर याद रखने हैं. दोनों स्टेटमेंट भी मैंने बोल दिए. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग. अब हम लोग किस किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड हो सकता है. मीन्स 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स. अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है भाई, तो बी डॉट एरिया होता है, और ये हो गया बी ए कॉस थीटा. सो देयर आर 3 फैक्टर्स, बी है, एरिया वैल्यू है और थीटा है. तो 3 फैक्टर्स पे हमारा फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड कर रहा है. इफ एनी ऑफ द फैक्टर चेंजेस फ्लक्स विल चेंज. तो ठीक है भाई. तो 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स एंड हेंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तुम्हें तो अभी फैराडे लॉ में पता लगा भाई कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा एग्जिस्ट करने लग जाएगा, इंड्यूस्ड करंट बनने लग जाएगा कॉइल में. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस. सो 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स एंड हेंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो 3 मेथड क्या होंगे भाई, तो बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, बाई चेंजिंग एरिया वैल्यू एंड बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन. किस ओरिएंटेशन में है, मीन्स एरिया वेक्टर हमारा फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है हमें, तो इसका ओरिएंटेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है. अभी ये ऐसे है तो ये ओरिएंटेशन है. बाद में मान लो अगर ये रोटेट करके ऐसे हो जाए तो इसका ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा. तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा. तो 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड 3 मेथड ऑफ चेंजिंग फ्लक्स. तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखने चलते हैं भाई. फर्स्ट मेथड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा हो, एरिया का चेंज नहीं होना चाहिए और थीटा चेंज नहीं. हम लोग एक एक करके फैक्टर देख रहे हैं. तो जिस फैक्टर पे फोकस करेंगे उसमें चेंज देखेंगे, अदर फैक्टर को कांस्टेंट समझेंगे. अदर फैक्टर अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी सिर्फ हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि ओनली फील्ड वैल्यू अगर चेंज हो तो वैसे भी हमारा भाई चेंज फील्ड का हो या चेंज एरिया का हो या जो भी हो, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होना ही होना है. माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी ये फैराडे साहब ने बता रखा है भाई. ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी होगा. एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ. मान लो चलो एक फील्ड लिया, मान लो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया क्रॉस डायरेक्शन में, मीन्स अवे फ्रॉम द रीडर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इसमें. और ये फील्ड का वैल्यू अभी के लिए तो ये 10 टेस्ला है. ठीक है, एट t इज इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 10 टेस्ला है. एंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मान लो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा मान लो कि ये 40 टेस्ला हो गया. ठीक है, 40 टेस्ला हो गया. तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे 40 टेस्ला हो गया और अभी ये 10 टेस्ला है. तो इस कंडीशन में हम लोग निकालना चाहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा. तो भाई एक कॉइल हमने लिया और फील्ड तो हमारा चेंज हो रहा है. एक कॉइल हमने लिया हुआ है, इसमें देख रहे हो कि इस कॉइल का जो एरिया डायरेक्शन लेंगे वो उधर ही लेंगे. एरिया के बारे में तो तुम्हें पता ही है भाई. एरिया किधर लेते हैं, तो एरिया हमारा परपेंडिकुलर टू द एरिया का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया होता है. और अगर ये कर्व्ड एरिया हो तो आउटवर्ड नॉर्मल. अगर इस एरिया से हमने कोई वॉल्यूम इनक्लोज कर रखा है, अगर कोई वॉल्यूम इनक्लोज किया है तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे लेते हैं भाई, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं अगर वॉल्यूम इनक्लोज हुआ है तो. और अगर मान लो कर्व्ड सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे ही. और अगर प्लेन सरफेस है तो इस कंडीशन में इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं. लेंगे कौन, जो फील्ड, जो कंसिडर्ड फील्ड से
कम एंगल बनाता हो, तो जो कम एंगल बनाएगा उसी वेक्टर को लेंगे। ये तो ज़्यादा एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये एरिया वेक्टर नहीं लेंगे, ये वाला एरिया वेक्टर लेंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कम एंगल फील्ड के साथ बनाए उसको लेंगे। कब? जब ये प्लेन हमारा है उस कंडीशन में, प्लेन है और आइसोलेटेड एक ही प्लेन है बस। ऐसा अगर रहेगा तो फील्ड देखने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग लेंगे ही। फील्ड देखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्लेन सरफेस हो और वो इस तरह से प्लेन आइसोलेटेड हो, एक ही हो, तो उस कंडीशन में जो कम एंगल बनाएगा फील्ड के साथ वही एरिया सिलेक्ट होगा। और अगर ऐसे हो जाए भाई, अगर मान लो ऐसे हो जाए ये एरिया वेक्टर, तो ये भी 90 डिग्री फील्ड के साथ बना रहा है, क्योंकि फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, और ये एरिया ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो A1 को सेलेक्ट करेंगे या A2 को सेलेक्ट करेंगे भाई? किसको सेलेक्ट करेंगे? A1 को सेलेक्ट करेंगे कि A2 को सेलेक्ट करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो ऐसे कंडीशन में दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, दोनों तो हमारा फ्लक्स 0 ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो जब हमारा ऐसा हो तब हम लोग कोई भी एरिया ले सकते हैं। तो एरिया लेने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्लेन सरफेस एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया जब है हमारा, तो इस कंडीशन में इसका एरिया वेक्टर चाहे तो डॉट में होगा या क्रॉस में होगा, डॉट में होगा या क्रॉस में। डॉट अगर लोगे तो 180 डिग्री एंगल बनेगा फील्ड के साथ, क्योंकि फील्ड तो खुद ही क्रॉस में है, फील्ड तो खुद ही क्रॉस में है, इसलिए समझो इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में फील्ड है। अगर तुमने इस प्लेन का एरिया इधर लोगे तो 180 डिग्री होगा, उधर ही लोगे तो 0 डिग्री होगा। मीन्स यही बात होगी ना, इस तरह की बात होगी। समझो ऐसे फील्ड है और हमने एरिया ऐसे लिया हुआ है, और जब ऐसे ले लिया तो एरिया वेक्टर चाहे ये होगा A1 होगा या तो फिर एरिया वेक्टर ये A2 होगा। तो कौन सा लेंगे भाई? तो एरिया वेक्टर A1 लेने पड़ेंगे, क्योंकि यही हमारा 0 एंगल बनाएगा फील्ड के साथ, ये 0 एंगल बनाएगा, तो वही ले लेंगे एरिया वेक्टर को। जो कम एंगल बनाता वही तो लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो φ2 - φ1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 ऐसा करते हैं हम लोग। तो भाई फ्लक्स हमारा देखो कि ये एरिया, ये मान लो एक स्क्वायर था, ये L था और ये भी L था, तो भाई इसका एरिया तो हम लोग लिख ही सकते हैं L²। तो फ्लक्स हमारा फाइनल कितना था भाई? तो फाइनली जो फ्लक्स था हमारा ये 40 टेस्ला बना है। तो फील्ड इंटू एरिया, एरिया है L² और cos 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि क्रॉस में ही एरिया वेक्टर है, तो ये तो भाई cos 0 डिग्री है। माइनस पहले का फ्लक्स क्या था भाई? तो T1 टाइम पे, तो ये 1 सेकंड पे हमारा 10 टेस्ला था, तो 10 इंटू L², इसका भी cos 0 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना भाई? तो टाइम हमारा 4 सेकंड था, इधर 1 सेकंड था, तो 4 - 1 करेंगे। तो ये वैल्यू हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। कौन सा टाइम? 1 सेकंड टू 4 सेकंड के टाइम। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई? तो 30 L² डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10 इंटू L²। अब L का वैल्यू जितना होगा उस हिसाब से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज का वैल्यू बता सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 इंटू L²। L का वैल्यू अगर मान लो 2 मीटर होता, 2 मीटर का होता, तो उस कंडीशन में 2 2 4 हो जाता और ये 40 वेबर का फ्लक्स बन जाता है। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर, तो 40 वेबर बन जाता कब भाई? इफ़ L इज इक्वल टू 2 मीटर। L अगर 2 मीटर का होता तो 2 2 4 और 40 वेबर का फ्लक्स बन जाता, फ्लक्स बनता। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे वोल्ट में। फ्लक्स होता तो वेबर लिखते, फ्लक्स अगर निकाल रहे होते तो वेबर लिखते, तो इसको हम लोग फ्लक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्लक्स नहीं है, हमने तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है भाई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है तो क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे। वोल्ट लिखेंगे कब भाई? इफ़ L इज इक्वल टू 2 मीटर, तो वोल्ट लिखेंगे। अब इसी के बेसिस पे अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स जो निकाले थे ये सब वेबर में था, फ्लक्स जो हम लोग निकालते हैं वो था वेबर में। तो पहले का फ्लक्स जो इनिशियल फ्लक्स बोले मीन्स एट कौन सा टाइम पे भाई? तो T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर हम लोग फ्लक्स की बात बोलें तो T इक्वल टू 1 सेकंड पे जो फ्लक्स था कितना था भाई? तो 40 इंटू L² था, 40 इंटू L² और cos 0 डिग्री था। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 40 और L² का वैल्यू 2² 2 अगर मीटर है तो 2² cos 0 डिग्री तो 1 है, तो ये बन जाता है कितना भाई? तो 160 वेबर, 160 वेबर। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर, फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसलिए एसआई में क्या लिखेंगे? तो वोल्ट लिखेंगे, एसआई में वोल्ट लिखेंगे। इस तरह से जब भी हमारा फील्ड का वैल्यू चेंज होगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन।
तो इस तरह से बाई चेंजिंग फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है, उससे चेंज इन फ्लक्स, और हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल के इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें मान लो रेसिस्टेंस पूरे कॉइल का पता हो, पूरे लूप का पता हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल चुका है तो करंट भी मिल जाएगा। वो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यहाँ एवरेज करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल मिल जाएगा हमें। जो भी वैल्यू आया है, अगर 40 वोल्ट आया है तो 40 डिवाइडेड बाय जो भी रेसिस्टेंस है, अगर 2 ओम है तो 2 ओम से डिवाइड करोगे तो 20 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। दिस विल बी एवरेज करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल, t इज इक्वल टू 1 to t इज इक्वल टू 4 सेकंड का जो टाइम इंटरवल था, चेंज ऑफ फ्लक्स वाला जो टाइम इंटरवल था। भाई फील्ड चेंज हुआ है तभी तो फ्लक्स चेंज हुआ है हमारा, तो इसी टाइम इंटरवल का ये एवरेज होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने अभी क्या देखा भाई, तो बाई चेंजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखा हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा इस मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा मेथड होगा भाई एरिया चेंज करने का। एरिया भी चेंज करें तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स तो होता था BA cos थीटा, इसलिए एरिया भी चेंज हो सकता है। एरिया चेंज करने का भी एग्जांपल हो सकता है। मान लो ऐसा हमने लिया एक स्क्वायर मान लो ले लिया हमने L लेंथ का, ठीक है भाई, और इसका हमने इस तरह से फील्ड भी ले लिया सच डैट कि इसका एरिया वेक्टर जो लेंगे वो क्रॉस डायरेक्शन में ही ले लेंगे। तो क्रॉस डायरेक्शन में ले लेंगे तो हमें फ्लक्स अपना मिलेगा। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, अब एरिया चेंज हो रहा है। तो चलो भाई फ्लक्स हमारा मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये है, तो इस समय फ्लक्स हमारा जो है φ0 वो कितना होगा भाई, तो b इंटू एरिया जो कि है L² और कॉस क्या है 0 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। b का वैल्यू हमारा मान लो दिया हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 टेस्ला है, और ये क्रॉस डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, b फिक्स्ड है, मीन्स ये कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो ऐसा है कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज में दिया रहेगा क्वेश्चन के कि देयर इज ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एज सोन इन फिगर, नाउ दिस कॉइल इज चेंज्ड इनटू सर्कल, नाउ दिस कॉइल इज चेंज्ड इनटू सर्कल in 5 seconds. In 5 seconds, the square coil is changed into circle. In 5 seconds, the coil is changed into circle. ठीक है, सर्कल में इसको हमने चेंज कर दिया, सर्कल में हमने चेंज कर दिया, इसको बेंड करके और सर्कल में चेंज कर दिया। लेकिन इसका टोटल लेंथ वायर था, इसका लेंथ को एक्सपेंशन नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं दे, बस शेप चेंज कर दिया गया, इसको सर्कल में बना दिया गया। व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, व्हाट इज कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा कहते हैं। चलो भाई, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग दिस 5 सेकेंड। जब 5 सेकंड में हम लोगों ने चेंज कर रहे थे उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन मतलब ये हो गया कि देयर इज ए स्क्वायर कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, फील्ड वैल्यू गिवन। नाउ if the shape of coil is changed, shape of square coil is changed into a circle, then what will be the induced EMF? ये जो था, ये लूप था, पहले स्क्वायर लूप था और बाद में ये क्या बन गया, सर्कल बन गया भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा चेंज, तो इसमें क्या हुआ, एरिया चेंज होगा। जैसे सर्कल शेप जैसे ही चेंज करोगे तुम, यहाँ पे एरिया चेंज होगा। कैसे, लेंथ हमारा टोटल वही रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये समझो एक क्वेश्चन ही है। तो हमारा जो 2πr जो अब हमारा लेंथ है वो एक्चुअली पहले वाला L + L + L + L 4L है, 4L है। ठीक है, फ्रॉम लेंथ कंजर्वेशन, जो इनिशियल लेंथ था, जो हमारा स्क्वायर वाले में लेंथ था, वो लेंथ तो हमारा कांस्टेंट रहना है, वायर एक्स्ट्रा थोड़ी ला रहे हो भाई, लेंथ तो कांस्टेंट होना है, इसलिए ये टोटल लेंथ हम लोग लिख रहे हैं। ये टोटल लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर लिख रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो कि स्क्वायर में था अब सर्कल में बन चुका है। तो इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम लोग यहाँ से चाहें तो निकाल सकते हैं r का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2l/π, 4l/2π, इसका मतलब 2l/π। तो रेडियस का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। कौन सा रेडियस भाई, तो सर्कल का रेडियस का वैल्यू निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। तो अब बताओ एरिया में क्या चेंज, तो पहले एरिया देखो, इनिशियल एरिया वाज L²,
फाइनल एरिया निकालना चाहते हैं तो फाइनल एरिया है पाई आर स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर था तो एल स्क्वायर था एरिया, अब हमारा फाइनल एरिया पाई आर स्क्वायर है तो पाई, और आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू तो हमारे पता है भाई 2l/पाई पहले से निकाल कर रखा है हमने, तो आर स्क्वायर करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा भाई हमें, तो इससे मिल जाएगा हमें 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। मीन्स ये क्या मिल गया 4/पाई, एक पाई कैंसिल हो गया, इंटू एल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एरिया है। अब बताओ ये फाइनल एरिया ये तो हो गया भाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14, ये हो गया एल स्क्वायर। तो बताओ ये फाइनल एरिया जो सर्कल का एरिया है वो तो ग्रेटर देन एल स्क्वायर आया, पहले वाले एरिया से तो ज़्यादा आया भाई। पहले वाला एरिया जो एल स्क्वायर था उससे तो सर्कल बनाने पे एरिया बढ़ ही जाता है, बढ़ता ही है। तो सर्कल जब बनाएंगे तो एरिया बढ़ गया, हमने कुछ नहीं किया, पेरीमीटर इज नॉट चेंज्ड, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, बट हमने इसका शेप बदला, स्क्वायर वाले को हमने सर्कल में डाला तो इसका एरिया बढ़ गया, तो एरिया चेंज हो गया। तो एरिया चेंज हो गया तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा भाई, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, यही काम करेंगे। वैल्यू वाइज लिखना है हमें, डायरेक्शन का भी हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो लेंजलो में करते हैं। फिलहाल बताओ भाई फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू तो वही है 10 टेस्ला, जो भी है 10 टेस्ला दिया है, तो बी लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, फाइनल एरिया इज 4/पाई एल स्क्वायर, और कॉस तो 0 डिग्री लिखेंगे भाई क्योंकि उधर ही एरिया लेंगे। और इनिशियली फ्लक्स क्या था, तो बी वही, लेकिन अभी था ये एल स्क्वायर और ये था कॉस 0 डिग्री, ये इनिशियल फ्लक्स था डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना भाई, तो टाइम तो 5 सेकंड का लगा था, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा भाई। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन दिखा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो 10 टेस्ला था, तो 10 टेस्ला, और ये एल स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो 4/पाई और -1, और ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 5, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यूज़ दिए रहेंगे वो दिए रहेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना वोल्ट का हो जाएगा, सिंबॉलिक दिया है तो सिंबॉलिक ही छोड़ देंगे, और अगर वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू डाल देंगे। दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेजली ड्यूरिंग द 5 सेकेंड इन विच शेप ऑफ द लूप वॉज चेंज्ड। एक ही लूप था, अगर ये 10 लूप का कॉइल होता तो टोटल सर्कमफ्रेंस जो इसका बनता वो 10 टाइम्स बन जाता। मीन्स एक लूप है तब ना 4l है। अगर ऐसे ऐसे 10 कॉइल होते, इस तरह से 10 लूप का कॉइल होता, अगर ये 10 लूप होते तो टोटल लेंथ क्या समझते भाई, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके समझते, और तब हम लोग एक ही लूप बनाया गया कि 4 लूप बनाया गया। अगर 4 लूप का अगर कॉइल बनाया गया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो कुछ नहीं था तो एक लूप समझेंगे और उसका एक लूप ही बनाया गया, मीन्स सिर्फ शेप चेंज किया गया था, स्क्वायर से सर्कल बनाया गया था। इसलिए जब भी कॉइल रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एक का सर्कमफ्रेंस 4l है। ऐसे ऐसे अगर हमारा n, अगर मान लो 10 लूप हैं तो 10 × 4l हो जाएगा, इतना टोटल लेंथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर 2πr और इसके कितने लूप बने हैं, इसके 4 लूप बने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये टोटल लेंथ इज इक्वेटेड विद टोटल लेंथ। तो उस तरह से रेडियस निकालेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है भाई, ये हुआ सेकंड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंजिंग फ्लक्स बाई चेंजिंग एरिया। थर्ड मेथड क्या होता है भाई, तो बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, थीटा को चेंज किया जाए, और यही बेसिक प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का, जो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहे हैं ड्यू टू दिस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है भाई, तो याद ही है तुम्हें, फ्लक्स तो होता था क्या, BA cos थीटा। तो थीटा जब चेंज करेंगे तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तब भी फ्लक्स चेंज होगा तो तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और यही तो काम है मेन। कमर्शियल जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को बिल आता है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन यूजिंग दिस थर्ड मेथड ही होता है। ठीक है, अब मान लो हमने इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, एसी जनरेटर का ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा, एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल भी हो जाएगा। ये मान लो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इस पे हमने क्या कर दिया भाई, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर रखा है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो एक शाफ्ट होता है, इसमें शाफ्ट एक लगा होता है, इस तरह से शाफ्ट होता है, इसी पे हम लोग एक कॉइल को, याद होगा 2 रिंग होता था, स्लिप रिंग, 10th में भी पढ़ा था, 2 स्लिप रिंग होते हैं, रिंग 1 रिंग 2, और इस रिंग से मान लो एक वायर गया और यहाँ पे कॉइल बनाया, और यहाँ पे क्या बनाया भाई, तो कॉइल बनाया।
इस तरह से कॉइल बन जाता है भाई, ये कॉइल इस तरह से बन गया और दूसरा इसका एंड दूसरे रिंग के साथ, स्लिप रिंग के साथ अटैच हो जाता है। एक स्लिप रिंग ये है, दूसरा स्लिप रिंग ये है। तो रिंग R1 समझो, रिंग R2 है और इससे लगा होता है ब्रश अरेंजमेंट। एक B1 ब्रश होता है और एक B2 ब्रश होता है, ब्रिसल्स जो मेटालिक होते हैं, और यहाँ से फिर ये कलेक्ट होता है रेजिस्टेंस R। ये समझो कि एक AC वोल्टेज बन जाता है, AC सोर्स बन जाता है A और B में। याद होगा स्लिप रिंग एंड ब्रश की कहानी, याद होगा। चलो अब ये क्या है कि ये एक कॉइल है जिसका कि एरिया वेक्टर होगा भाई, इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा कुछ, फील्ड है अपना। सपोज करो सिंप्लिसिटी के लिए एट t इज इक्वल टू 0 हमारा एंगल बिटवीन द टू, कॉइल और फील्ड का एंगल 0 था। तो एट t इज इक्वल टू t टाइम पे क्या होगा, और ये साफ्ट जो है, साफ्ट जब रोटेट करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो साफ्ट के साथ साथ ये कॉइल भी रोटेट करेगा, बिकॉज दिस कॉइल इज नाउ फिक्स्ड विद द साफ्ट। अब ये कॉइल क्या है, फिक्स्ड है साफ्ट के साथ। साफ्ट अगर घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। समझो एक रॉड है, उस पर हमने एक पेज चिपका दिया, अगर तो रॉड रोटेट करेगा तो पेज भी तो साथ में रोटेट करेगा। वैसे ही ये है कॉइल, इसके साथ हमने फिक्स कर दिया है, तो इसलिए इसके साथ साथ ये भी रोटेट करेगा। अब इसको रोटेट कराने का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। अगर वाटर हमने इसके टरबाइन पे पास करा करके और वाटर से अगर हम लोग इसको घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो हाइडल पावर प्लांट बनता है वो। अगर इसका न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके इसको घुमाएं, मैकेनिकल एनर्जी दें, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। एसी जनरेटर का काम ही क्या होता है भाई, क्या काम होता है? ये जनरेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कैसे भाई, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल? तो मैकेनिकली वी आर रोटेटिंग द साफ्ट। साफ्ट को रोटेट कराओगे तो साथ में कॉइल भी इसके साथ रोटेट करेगा, और कॉइल रोटेट करेगा तो इसका थीटा चेंज होगा। ये ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो टी टाइम पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ये, तो टी टाइम में कितना रोटेशन करके जाएगा? पहले मान लो 0 पे था, अब ये रोटेट करके कितने एंगल पे चला गया भाई, तो ये 0 से रोटेट करके चला आया ओमेगा टी पे, क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टी टाइम में कितना एंगल, तो भाई ओमेगा टी एंगल। तो इस तरह से अगर हमारा टी टाइम पे ये है, तो एट टाइम टी जो कि आर्बिट्रेरी टाइम है, हमारा फ्लक्स कितना बनेगा भाई? तो फ्लक्स तो होता है बी डॉट एरिया। बी डॉट एरिया बोले तो क्या, बी ए कॉस थीटा। ये तो एक लूप, कॉइल का एक लूप के थ्रू फ्लक्स है ये, और अगर हमारा इसमें n लूप है तो n से मल्टीप्लाई भी करने पड़ेंगे। अगर भाई इसमें 10 लूप हों, एक लूप के लिए बी डॉट एरिया है फ्लक्स, n लूप के लिए भाई 2 लूप होता तो 2 टाइम्स इतना। एक लूप में 3 वेबर का फ्लक्स है, तो 2 लूप में 6 वेबर फ्लक्स हो जाएंगे। 3 लूप है तो 9 वेबर हो जाएंगे, तो n से मल्टीप्लाई तो करने पड़ेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए और कॉस ओमेगा टी। टी टाइम पे तो हमारा यही है भाई। तो एट टाइम टी हम लोग जो लिख रहे हैं, फ्लक्स हमारा ये है, टी टाइम पे फ्लक्स ये है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये है फ्लक्स। इसलिए टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, सो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी चेंज होगा, और इसलिए हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसके चलते जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो माइनस ऑफ एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी का हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये होता है भाई। तो ये क्या मिला भाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये मिल गया हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम टी। ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर हम लोगों ने, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जब निकालना होगा तो निकाल सकते हैं भाई किस तरह से ईएमएफ चेंज कर रहा है टाइम के साथ। लेकिन करंट का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, तो जिस टाइम पे करंट निकालना चाहते हो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो यहाँ पे कॉइल समझो एक सेल इमेजिनरी लग गया, सेल का वैल्यू जब निकल चुका है तो ये डिवाइडेड बाई आर, रेसिस्टेंस ऑफ द इंटायर कॉइल। तो इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई, तो एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, और ये है साइन ओमेगा टी। और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं, ये टी टाइम का जो करंट है, ये देख रहे हो कि एन बी ए आर, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब हमारा साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा तो हमारा करंट का वैल्यू ये होगा।
वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा या आई नॉट होगा, और साइन ओमेगा टी। सो आई इज इक्वल टू समझो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है भाई? तो ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ, जो हमें कलेक्ट होता है ए और बी के अक्रॉस। मतलब समझो कि ये जो हमारा है वो वी ए माइनस वी बी है। समझो वी ए माइनस वी बी जो प्रोड्यूस हुआ है, वी ए माइनस वी बी, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स का काम करेगा। ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग सोर्स का काम है, और ये है अल्टरनेटिंग करंट, उसके करस्पॉन्डिंग करंट। अल्टरनेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर चेंज करता रहता है। इसका हम लोग कलेक्शन करने के लिए स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट रखते हैं। बेसिक आप डायग्राम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन जानते हैं, इसका प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, बट यहाँ मैथमेटिकल जो सपोर्ट है एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल में वो यही है। शाफ्ट इज रोटेटेड थ्रू सम मैकेनिकल अरेंजमेंट। इफ वी रोटेट शाफ्ट, दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल एनर्जी, it is converted into electrical energy using this AC generator. Slip ring brush arrangement है, slip ring and brush arrangement है, तो ये AC generator है। और यही अगर split ring and brush arrangement होता है, split ring स्प्लिट किया हुआ होता है रिंग को दो पार्ट में, जब स्प्लिट किया रहता है, जो कि आपको किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, CBSE सिलेबस में तो नहीं है ये। तो स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट से AC जनरेटर, और स्प्लिट रिंग, जब स्प्लिट रिंग होगा मतलब ये स्प्लिट किया हुआ रिंग है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा DC जनरेटर। इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें साथ साथ, अगर ग्राफ से दिखाना चाहें तो देखो भाई, ये जो AC सोर्स जो हमारा जनरेट हुआ है, यहाँ इंड्यूस्ड EMF जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कैसा मिला भाई? तो देख रहे हो कि NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इनटू साइन ओमेगा टी। इस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज NBA ओमेगा, ये याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। और इधर से हमारा अपोजिट डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो NBA ओमेगा ही होगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये इस तरह से टाइम के साथ साइनोसाइडली चेंज करता रहेगा, और किसी भी टाइम पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका ग्राफ तो भाई ये हो गया। इसी के बेसिस पे ये इंड्यूस्ड EMF एट ए टाइम t है, तो इसके बेसिस पे जब R से डिवाइड करते हैं तो हमें करंट भी मिलता है। करंट मिलता है भाई, तो ठीक है, करंट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो करंट का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। करंट का ग्राफ अगर t टाइम पे हम लोग निकालना चाहें तो भाई इसी में तो R से सिर्फ डिवाइड हुआ है, इसी में सिर्फ R से डिवाइड हुआ है। तो R से डिवाइड होने से क्या होता है भाई? R से डिवाइड होगा तो हमें ये वाला मिल जाएगा NBA ओमेगा अपॉन R। तो ठीक है भाई, तो वो भी हमारा इसी तरह से मिल जाएगा। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो आई नॉट है वो है NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R। ये ध्यान रखना है भाई कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो ये ध्यान रखना कि NBA ओमेगा अपॉन R है। इस पर न्यूमेरिकल कई बार आ जाते हैं, कम से कम ये तो ध्यान रखोगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू NBA ओमेगा है, तो ये तो मिल ही जाएगा अपने आप R से डिवाइड करके। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट है। कभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब समझो कि VA इज मोर देन VB, ऐसा समझेंगे, क्योंकि VA माइनस VB ही तो मिला था। जब ये पॉजिटिव हो तो समझेंगे कि VA इज मोर देन VB, और फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो जब ये पॉजिटिव है तो समझो करंट ऐसे चल रहा है, और ये जब नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट ऐसे चलने लग जाएगा। सो करंट इसमें कभी इधर और कभी इधर ऐसे चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन ये बल्ब है, ये बल्ब हैगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ये इधर इधर चेंज करता रहे, कोई बात नहीं है। इसके चेंज करने का फ्रीक्वेंसी इतना हाई है, फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज है, जो कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसमें ये चेंज हो रहा है डायरेक्शन। हम लोग आई से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना फास्टली हो रहा है, और एक साइकिल 50 साइकिल पर सेकंड है, और एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो T/2 टाइम में ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन। इट मीन्स 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। 100 टाइम्स चेंज इन डायरेक्शन है, और 100 टाइम्स जब चेंज इन डायरेक्शन होता है तो हम लोग का आई सेंस नहीं कर पाएगा कि डायरेक्शन यहाँ बदल रहे हैं। बल्ब अपना कंटिन्यूसली ग्लो करता हुआ दिखाएगा, और हमें अपीयर होगा, और लाइट ग्लो करता रहेगा, या फैन चलाएंगे फैन चलेगा। मीन्स अभी तो हमें इसका डिटेल नहीं देखना है, इसका डिटेल तो AC का अलग चैप्टर ही बना हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल के लिए तो ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर वो यही है, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल
विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। तो ओरिएंटेशन भी चेंज होगा, तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और ऐसे कंडीशन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर है, और ये फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंगली ये 3 मेथड से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया एंड हेंस फ्लक्स चेंज करने का 3 मेथड। अब देखो लेंज साहब ने बताया था लेंज लॉ, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फैराडे साहब ने सेकेंड लॉ दिया था माइनस ऑफ d∅dt, इसका एक्सप्लेनेशन है लेंज लॉ में। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ स्टेटमेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ, लिखवा के काम तो चल नहीं पाएगा, आपका लिखा हुआ सब है, पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। और अगर आप फॉर्मूला बुक या चार्ट एक रखते हैं जिसमें सारे मेन फार्मूला मैंने दिया भी था आप लोगों को, तो जिसमें सारे मेन फार्मूला अगर ये देखते हैं तो इसमें भी सारा वो लिस्टेड है ऑलरेडी आपके बुक में भी, और कई बुक में समरी पॉइंट्स तो स्टार्टिंग में एवरी चैप्टर पे दिया होता है भाई, समरी पॉइंट, तो वही समझो समरी पॉइंट्स, तो लिखा हुआ सब कुछ है, आपको मेन समझ लेने हैं सच दैट कि आपका खोपड़ी काम करना शुरू कर दे न्यूमेरिकल में। और डेरिवेशन के लिए तो बस 2-4 डेरिवेशन जो इस चैप्टर के होंगे आपको देख जाने हैं, बट उसका बैकग्राउंड आपको पता है लग रहा है। देखो लेंज लॉ क्या था, लेंज लॉ माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन था, दैट इज इनके अकॉर्डिंगली the induced EMF and hence induced current is in such a direction that it opposes change in magnetic flux. According to Lenz law, the induced EMF and hence induced current is in such a direction that it opposes, क्या ये अपोज करेगा भाई, अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये चेंज करने का टेंडेंसी रखेगा। अगर फ्लक्स, अब इसका वर्किंग रूल ये समझ लो कि इफ़ फ्लक्स इज चेंजिंग इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीजिंग विथ टाइम, इफ़ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम देन इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ऐसा होगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ये इस तरह के डायरेक्शन में होंगे, कि ये इंड्यूस्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट जो आया उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारा अपोज करेगा, किसको भाई, वो अपोज करेगा, it will oppose original magnetic field, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, उसको वीक करना चाहेगा, मीन्स ध्यान से समझना, अगर फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि ये ओरिजिनल फील्ड को हमारा अपोज करेगा। इंड्यूस करंट से बना हुआ जो इंड्यूस फील्ड, जो एक्स्ट्रा फील्ड जो बनेगा इंड्यूस करंट के चलते, वो हमारा ओरिजिनल फील्ड को हमेशा वीक करने का कोशिश करेगा, वीक करेगा तभी तो फ्लक्स डिक्रीमेंट होगा, इसी के चलते ना फ्लक्स इसके चलते था। और हमारा फ्लक्स 3 में से जो 3 रीजन हैं, बी, ए और ओरिएंटेशन, ये फ्लक्स हमारा चाहे इस रीजन से, चाहे इस रीजन से, चाहे इस रीजन से, रीजन चाहे जो भी हो, फ्लक्स अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट कॉइल में इस तरह से होगा कि जो हमारा इंड्यूस करंट से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा ओरिजिनल फील्ड के अपोज करेगा, उसको वीक करने का कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू वीकेन द ओरिजिनल फील्ड, जो ओरिजिनल फील्ड है उसको ये वीक करने का कोशिश करेगा, वीक करने से ही तो फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा, तो फ्लक्स इंक्रीमेंट को अपोज करना था तो ये फ्लक्स डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। और सिमिलरली अगर मान लो हमारा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ ड्यू टू एनी थ्री रीजन डिक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ, तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट, जो भी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट के चलते जो एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इट विल सपोर्ट, ये क्या करेगा भाई, तो ये सपोर्ट करेगा किसको, ओरिजिनल फील्ड को, ये ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करेगा कि अरे भाई तेरा फ्लक्स कम होता जा रहा है, अरे तुम्हारा एसोसिएशन एरिया के साथ कम होता जा रहा है, अच्छा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा भाई, ये सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करके इसको स्ट्रॉन्गर करने का कोशिश करेगा। ट्राई टू स्ट्रेंथन द ओरिजिनल फील्ड,
ओरिजिनल फील्ड को ये स्ट्रेंथन करना चाहेगा, इंक्रीमेंट कराना चाहेगा, क्योंकि ड्यू टू सर्टेन रीजन फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये बेसिक वर्किंग रूल ज़रूर याद रखना, ये फटाफट हम लोग करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने में काम आता है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस इतना देखने की ज़रूरत है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से चलेगा कि इंड्यूस्ड फील्ड हमारा अपोज करेगा, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ तो इंड्यूस करंट से जो बना हुआ इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो हमारा ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग चाहें तो देख सकते हैं भाई, तो ये सब ध्यान रखते हुए एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं बात करूं कि ये हमारा ये ऐसे कॉइल रखा हुआ है और फील्ड जो है हमारा, फील्ड का वैल्यू मान लो 10 टेस्ला था और 10 टेस्ला से अब 2 टेस्ला हो गया। फील्ड जो हमारा डॉट में था वो 10 टेस्ला से 2 टेस्ला हो गया। तो ड्यूरिंग द चेंज क्या होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जानना चाहते हैं। फील्ड हमारा डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब फील्ड का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ टाइम के साथ। फील्ड हमारा डिक्रीज हुआ है, पहले 10 टेस्ला था अब 2 टेस्ला है, और डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस वही ऐसे ही है, डॉट डायरेक्शन में ही था, डॉट डायरेक्शन में ही, बस इसका वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो फील्ड वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा भाई, फ्लक्स डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। फील्ड वैल्यू डिक्रीज होने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स तो होता है बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा तो भाई वही है तुम्हारा, 0 डिग्री लोगे 0 डिग्री ही लोगे, एरिया भी वही है, बट फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है, हेंस फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो बस यही तुम्हें देखना है, अच्छा फ्लक्स का तो डिक्रीमेंट हो रहा है भाई, हाँ भाई, तो फ्लक्स का अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो बस तुम्हें ये देखना है कि हमें इंड्यूस करंट फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इंड्यूस देखो इसमें 2 ही तो ऑप्शन है, चाहे तो ऐसे करंट समझ लो चाहे ऐसे, तो कोई भी एक चेक कर लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें। मान लो हमने ये वाला अगर लिया, अगर ये लिया करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया, तो इसका जो इंड्यूस फील्ड होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा। करंट अगर ये है तो इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका जो इंड्यूस फील्ड होगा एक्स्ट्रा, वो पहले वाला ओरिजिनल फील्ड भी तो डॉट में था, ये भी डॉट में प्रोड्यूस करेगा, तो सपोर्ट कर दिया ना उसको। पहले से डॉट में था, ये भी इंड्यूस्ड डॉट में ही प्रोड्यूस करे, तो डॉट डॉट बढ़ जाएगा तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। तो हमें तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ है तो हमें फ्लक्स बढ़ाना ही तो था। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यही सही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये है। सो ये इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट विल बी कैसा भाई, तो विल बी एंटी क्लॉकवाइज, विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है हमें। अगर मान लो तुम ये आ गया करेक्ट तो तुम समझ लेना भाई एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। अगर मान लो तुम चेक करते अपोजिट में, मान लो ये नहीं होता, चेक करते हम लोग अपोजिट वाला, हम लोग मान लो ऐसे चेक करते कि चलो भाई ये करंट है, ये चेक करना चाहते हैं, अगर ये है तो क्या होगा, तो ये होगा, तो इसका फील्ड तो ऐसे ही प्रोड्यूस होगा, इसका फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, मतलब ये डॉट वाला जो ओरिजिनल फील्ड था उसको और वीक करेगा। अरे भाई फ्लक्स तो ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है और इसको तुम और वीक करने में लगे हो, ये तो खुद ही डिक्रीज हो रहा था, और इसका अगर ऐसे कर रहे हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तो वो तो क्रॉस में प्रोड्यूस करके और इसको वीक कर रहा है, और वीक कर रहा है, तो वो तो हमें अपोज करना है। फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है तो हमें और डिक्रीज नहीं कराना है, इसलिए ये गलत होगा। तो इसको फटाफट हम लोग क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि ये जो हमारा लिया हुआ है वो गलत है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सो एक भी बार चेक करने की जरूरत है, बस कोई भी एक चेक कर लो, चाहे तो करेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आएगा। अगर इनकरेक्ट आएगा तो अपने आप रिवर्स कर दोगे। सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि चलो भाई ये तो है, एक लूप है, इधर से इतने एरिया में ही हमारा फील्ड है, इतने एरिया में फील्ड है, और ये लूप मूव करता हुआ इसमें एंटर कर रहा है, इसमें लूप हमारा एंटर कर रहा है। तो जब एंटर कर रहा होगा ये लूप, उस समय इसमें किस डायरेक्शन में करंट होगा, ये v वेलोसिटी से समझो एंटर कर रहा है, तो ड्यूरिंग एंटरिंग टाइम क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो देखो भाई ड्यूरिंग एंटरिंग, जब ये एंटर कर रहा है तो ड्यूरिंग एंटरिंग टाइम इसका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो जब ये एंटर कर रहा है तो अभी तो ये फ्लक्स है भाई, अभी तो इतना ही एरिया, इतना ही एरिया जो है जिसके थ्रू ये हमारा लिंक्ड हो रहा है, इतने ही एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, क्योंकि यही एरिया के थ्रू फील्ड दिख रहा है। अब जैसे जैसे ये टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा पोर्शन इसका फिर
अंदर आ जाएगा, और ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा तो अब ज़्यादा फ्लक्स हो गया भाई, अब ज़्यादा फ्लक्स हो गया। सो यहाँ पे ड्यूरिंग इंटरिंग टाइम फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जिधर ओरिजिनल फील्ड है उसके अपोजिट में करने पड़ेंगे, अपोज करने पड़ेंगे भाई। तो इधर फील्ड है तो हमारा ऐसे चलने पड़ेंगे कि ये क्या है, फ्लक्स में इंक्रीमेंट को अपोज करें, दैट इज ये चाहेगा कि डिक्रीज हो जाए फ्लक्स। तो ये तभी कर पाएगा जब ये डॉट में फील्ड है तो ये खुद क्रॉस में प्रोड्यूस करे। तो ये ऐसे जब करंट चलेगा, ऐसे जब करंट चलेगा, ऐसे जब ऐसे चलेगा तभी तो हमारा क्रॉस में फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। ये क्रॉस में करेगा, इसका मतलब डॉट वाले ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेगा। सो इसमें कैसे चलेगा भाई, तो क्लॉकवाइज चलेगा। इसमें चल रहा है क्लॉकवाइज। फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज, ओरिजिनल फील्ड डॉट में था इसलिए हमें क्रॉस में यहाँ प्रोड्यूस करके हम लोग क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट हमें मिल जाएगा। यही मान लो एंटर करते 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 और यहाँ पे अब बाहर निकलने लग गया। अब ये बाहर निकलते टाइम में, तो बाहर निकलते टाइम में अभी तो इतना है फ्लक्स, और थोड़ा और बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स और कम हो जाएगा। इसलिए जब बाहर जा रहा है उस टाइम पे फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और फ्लक्स जब डिक्रीज कर रहा है, जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो हमें क्या करना है भाई, इंक्रीज कराना है। इंक्रीज कैसे कराओगे, इंक्रीज कैसे कराओगे, तो जिधर फील्ड है उधर ही सपोर्ट कर दो भाई। तो डॉट में फील्ड है तो डॉट में ही कर दो, तो ऐसे हमारा करंट पास हो जाए, ऐसे करंट पास हो जाए। तो ऐसे करंट पास होने से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसमें चलेगा कैसे करंट, तो इसमें इस डायरेक्शन में दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट हमारा चलेगा इसमें। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इजीली यूजिंग लेंज लॉ। देखना है हमें फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू मोशन, और कुछ भी मोशन से हो या फील्ड चेंज हो जाए या ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, किसी भी चीज़ से हो, हमें देखना है कि फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट होना है तो हमें अपोज करना होगा, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो सपोर्ट करना पड़ेगा। किसको, ओरिजिनल फील्ड को। कैसे सपोर्ट करेंगे, बाई इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड हमारा चाहे तो ओरिजिनल को सपोर्ट कर दे या अपोज कर दे। सपोर्ट करेगा तो फ्लक्स बढ़ाएगा, अपोज करेगा तो फ्लक्स को कम करेगा। तो हमें जो हो रहा है उसके अपोजिट में काम करना है। लेंज साहब ने ये बताया, फ्लक्स में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन तो अपना इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज कराए, और फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा अगर ड्यू टू एनी थ्री रीजन। फ्लक्स में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो इंड्यूस करंट ड्यूरिंग डिक्रीमेंट टाइम ऐसा होगा कि ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करके फ्लक्स को इंक्रीज कराने का टेंडेंसी रखे। क्लियर है, तो लेंज लॉ हम लोग समझ गए, इस तरह से याद आ गया। चलो अब जरा देखें कि लेंज लॉ क्या एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है, तो हाँ भाई बिल्कुल फॉलो करता है। कैसे, तो देखो मान लो एक एग्जांपल ये है, ये एक कॉइल है स्टैंड से फिक्स किया हुआ है। अब अगर एक मैग्नेट को हम लोग मूव कराएं, नॉर्थ है इधर साउथ है, और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दें, अगर हम लोग इस वेलोसिटी दे करके इसको मूव कराने का टेंडेंसी रखें, क्या करें भाई, तो मूव कराने का अगर टेंडेंसी रखते हैं तो इस कंडीशन में होगा क्या, अगर हम लोग मूव कराने का टेंडेंसी रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये फ्लक्स में चेंज करेगा भाई इसका, क्योंकि फील्ड तो ऐसे है, इसका फील्ड ऐसे है, इसका फील्ड ऐसे है। तो ये हमारा इस तरह से धीरे धीरे ये टाइम के साथ फ्लक्स इंक्रीमेंट करेगा। फ्लक्स जैसे ये पास आ रहा है मैग्नेट, जब ये मैग्नेट पास आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स हमारा विद टाइम इसके थ्रू, इस कॉइल के थ्रू इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कराने के लिए ये ओरिजिनल फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में है भाई, ओरिजिनल फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में है, ये ओरिजिनल फील्ड है। तो हमारा फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज कराने के लिए ये इंड्यूस्ड फील्ड इस डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड फील्ड इस डायरेक्शन में करेगा तो ऐसे चलेगा करंट हमारा, ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा मतलब क्या हुआ, ये ऐसे करंट और ऐसे करंट, अगर ये दूर वाला है, अगर ये दूर वाला है समझो, तो ऐसे चलेगा करंट, ऐसे चलेगा कि इस तरह से ये इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस करे, इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस करे। तो ये समझो ऐसे है, इधर वाला दूर वाला है। दूर वाले को कैसे दिखाएं तुम्हें, तो ठीक है भाई, दूर वाले को दिखाऊंगा ऐसे। समझो कि दूर वाले में क्या होता है, डॉटेड 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 होता है, तो ये डॉटेड डॉटेड है, समझो ये दूर वाला है, और ये हमारा नज़दीक वाला है। तो ऐसे हो गया, इसमें हमारा ऐसे करंट और इसमें हमारा ऐसे करंट जा रहा है। तो ये इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फील्ड हो जाए। इंड्यूस्ड फील्ड इधर होने से ओरिजिनल फील्ड को अपोज कर रहा है, और फ्लक्स में इंक्रीमेंट को हम लोगों ने अपोज कर दिया।
तो इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में अगर है तो ये तुम सोचो, ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि अगर इस तरह से करंट चलेगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ करेगा, मतलब इस कॉइल के बदले में अगर इक्विवेलेंट मैग्नेट समझना चाहें तो वो इक्विवेलेंट मैग्नेट कैसा होगा भाई, तो वो इक्विवेलेंट मैग्नेट ऐसा होगा कि इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। यही तो हो पाएगा भाई। तो क्लियर बात है यहाँ तक? बोलो क्लियर है भाई? इस डायरेक्शन में इसको इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस करना है तो तभी होगा ना जब इंड्यूस करंट का इक्विवेलेंट मैग्नेट इस तरह से हो। तो देखो यहाँ नॉर्थ आ रहा है, उसको अपोज करने के लिए यूजिंग लेंज लॉ हम लोगों ने डायरेक्शन जो कॉइल में देखा उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मैग्नेट देखा, तो उसका नॉर्थ जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो नॉर्थ आता हुआ है उसको नॉर्थ डेवलप करके इसने क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मीन्स जो हम लोग एक्सटर्नल एजेंट से इसको वेलोसिटी इधर दे रखे थे, इस वेलोसिटी से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था और इसको अपोज करने के लिए इसने इधर फील्ड प्रोड्यूस किया, इट मीन्स इधर नॉर्थ प्रोड्यूस किया, नॉर्थ को रिपेल करेगा ये, इसका मतलब यहाँ रिपल्सन होगा। तो फोर्स हमारा रिपल्सन का वो इधर लगेगा, लेकिन तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि तुम इधर मूव कराना चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें ज़्यादा लगा करके इसको इधर लाना पड़ेगा। इट मीन्स दिस, ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स इसके रिपल्सन के अगेंस्ट ला रहा है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस जैसे लाएगा, यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ऐसे ये नॉर्थ डेवलप कर लेगा, तो नॉर्थ में जो रिपल्सन होगा उसके अगेंस्ट ये ला रहा है फिक्स्ड कॉइल की तरफ। तो इसका मतलब इट इज़ डूइंग पॉजिटिव वर्क, इट इज़ डूइंग पॉजिटिव वर्क। क्यों भाई, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही हमारा ये वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी है, ये मोशन भी तो उधर ही करा रहा है, जिधर फोर्स ये लगा रहा है मोशन उधर ही हो रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ डूइंग पॉजिटिव वर्क, ये हमारा पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वर्क कर रहा है यही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इफ एक्सटर्नल एजेंट और एनी एजेंट इज मूविंग द मैग्नेट अलोंग द एक्सिस, तो नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो ये नॉर्थ डेवलप करके इसको अपोज कर रहा है और इस अपोजिशन के अगेंस्ट ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और पॉजिटिव वर्क कर रहा है ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन ऑफ मैग्नेट, ड्यूरिंग मोशन ऑफ मैग्नेट ये हमारा पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और यही पॉजिटिव वर्क जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि भगवान अलग से दे रहे हैं एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रिकल करंट आ गया, कहाँ से आ गया भाई, एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क डन, यू आर प्रोवाइडिंग द वर्क डन, वही यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ रहा है, एनर्जी का बस कन्वर्जन हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। अगर तुम अवे ले जाओगे तो सारा डायरेक्शन उल्टा हो जाएंगे। अगर तुम मैग्नेट को अवे ले जाओगे तो भाई यहाँ पे फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होने लगेगा तो जो हमें इधर जो अपोज करना था ओरिजिनल को, अब ओरिजिनल को सपोर्ट करेंगे तो इधर डेवलप करेंगे, मीन्स इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। और जब अवे ले जाओगे, देखो अवे अगर ले जाते हैं, अगर अवे ले जाते हैं इस तरह से, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और इसको अवे ले जा रहे हो तो देखें कि यहाँ पे अब इधर साउथ डेवलप कर लिया, इधर नॉर्थ डेवलप कर लिया, क्योंकि इधर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड हमारा फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा। तो ये साउथ अब इस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अगेन फोर्स ऐसे लगाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो इस वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। मीन्स ये जो वेलोसिटी जो एक्सटर्नल एजेंट इसको ले जाना चाहेगा उसको ये अट्रैक्ट करके अपोज करेगा। क्यों लेके जा रहे हो, यहीं पे था, अच्छा था, लेकिन ये इसको ले जाएगा, तो फिर ये एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा। मीन्स बाहर इधर भी ले जाना है तो इसको इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा। अगर ये इधर ले जाना चाहता है, पास लाना चाहता है, तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा। मीन्स एवरी टाइम when the magnet is moved towards the coil or opposite to the coil, the external agent has to do work, उसको वर्क करने पड़ते हैं, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी फीड करने पड़ते हैं, और वही मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब जब मोशन होगा, चाहे वो अवे हो या टूवर्ड्स हो, जब जब मोशन होगा, दैट मोशन विल बी अपोज्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस अपोजिशन के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वही कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, और इस तरह से हमारा मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी के कॉस्ट पे आ रहा है। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड लेंज लॉ फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन। एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। लेंज लॉ जो कहता है भाई कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट जो होते हैं वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए ही होते हैं। जो एनर्जी हमारा उधर वर्क करके दे रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वही एनर्जी हमारा कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ रहा है। सो इट इज़ इन
अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है यहाँ तक बात। अब जरा एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा देखें। एक कंडक्टर है वो मूव कर रहा हो, एक कंडक्टर क्या है भाई, तो ये मूव कर रहा है कंडक्टर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में। ये फिक्स्ड फ्रेम है, ये क्या है भाई, तो ये तो भाई फिक्स्ड फ्रेम है, फिक्स्ड फ्रेम है ग्रीन वाला, और ये मूव कर रहा है एक मेटेलिक कंडक्टर इस तरह से एल लेंथ का ये है। अब ये जब मूव करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ भाई, क्योंकि ये फ्लक्स हमारा इस तरह से फील्ड है तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ये भी निकालने को आ जाता है कि क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो भाई, अगर मान लो किसी टाइम पे एल लेंथ है या एक्स लेंथ है, किसी टाइम पे मान लो फिक्स्ड एंड से इस स्लाइडर का, ये स्लाइडर है, ये क्या है भाई, तो ये है स्लाइडर। तो फिक्स्ड एंड से अगर ये x डिस्टेंस पे है तो उस कंडीशन में इसका फ्लक्स कितना होगा टी टाइम पे भाई, तो b इंटू एरिया, b डॉट एरिया। तो b का वैल्यू तो चलो b है, और एरिया का वैल्यू हो जाएगा ये l इंटू ये x, lx, ये हो गया। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या होता है, तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी है तो उसका वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस ऑफ डी और फ्लक्स का वैल्यू जो था वो फ्लक्स का वैल्यू तो एल एक्स है, बी एल एक्स ये है फ्लक्स। तो इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, दैट इज माइनस ऑफ बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, बट एक्स तो हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी। और ये अगर वी वेलोसिटी है तो वी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि फिक्स्ड एंड से एक्स डिस्टेंस पे है, डी एक्स बाई डी टी को ही तो वेलोसिटी बोलेंगे। इसलिए क्या मिला भाई, तो बी एल वी वैल्यू का मिला, माइनस साइन बताएगा लेंज लॉ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी वैल्यू का है, इसलिए जो करंट का वैल्यू हमें मिलेगा, करंट का वैल्यू, मान लो इस पूरे रेसिस्टेंस, इस कॉइल का जो रेसिस्टेंस है, इधर वाले का कुछ रेसिस्टेंस फिक्स्ड का नहीं है, सिर्फ यही इसी का रेसिस्टेंस है, तो वो रेसिस्टेंस मान लो आर है, तो पूरे लूप में तो आर ही हुआ, क्योंकि इधर का 0 0 0 है, यहाँ पे हमारा आर है। ऐसे कंडीशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था कितना भाई, बीएलवी वैल्यू का, और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। माइनस साइन कहाँ चला गया भाई, तो माइनस साइन तो डायरेक्शन में जाएगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली बताओ डायरेक्शन किधर होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन किधर होगा, वो तो अपना सोच लो, जल्दी से जल्दी सोच लो भाई। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो एज द स्लाइडर मूव्स, एज द स्लाइडर इज मूविंग अवे, इट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है। इस बार ये एग्जांपल है एरिया इंक्रीमेंट का, समझो। तो जैसे फ्लक्स इंक्रीज होकर के मान लो यहाँ पे आया स्लाइडर, तो उस कंडीशन में एरिया हमारा बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, फील्ड तो वही का वही है। तो फ्लक्स जब बढ़ रहा है तो हमें फ्लक्स में इंक्रीमेंट जब होता है टाइम के साथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा इस तरह से इंड्यूस करंट होना चाहिए कि ये क्या करे, अपोज करे, क्या करे, अपोज करे, किसको भाई, ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल क्रॉस में है तो ये क्या करना चाहिए, डॉट में करना चाहिए, इसलिए करंट इसमें ऐसे चलेगा, करंट हमारा इंड्यूस करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा। तब नहीं है ऐसे करेगा तो इस डायरेक्शन में डॉट में प्रोड्यूस करेगा, ऐसे चलता तो क्रॉस में प्रोड्यूस करता, क्रॉस में करता तो ओरिजिनल को सपोर्ट हो जाता और फ्लक्स बढ़ जाता। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इसलिए ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड जो करंट होगा वो इंड्यूस फील्ड ऐसा करेगा कि वो अपोज करेगा ओरिजिनल फील्ड को, तो ओरिजिनल क्रॉस में, इसलिए डॉट में प्रोड्यूस करेगा ऐसे। तो ये करंट का डायरेक्शन है, करंट का वैल्यू ये है, ठीक है भाई, करंट का वैल्यू ये है। तो जब करंट का ये वैल्यू है हम लोगों ने निकाल लिया, तो अब बताओ कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या लगेगा। हमें तो फोर्स भी देखने हैं, करंट तो देख लिया, फोर्स भी देखने हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, तो ये भाई करंट कैरिंग कोई वायर हो और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो आई का वैल्यू तो बी एल वी डिवाइडेड बाई आर होता है, ये है करंट। और लेंथ, तो लेंथ तो भाई पूरा लेंथ है, करंट के डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं हम लोग, तो आई इंटू एल, और बी ऐसे है, एल ऐसे है और बी हमारा ऐसे है। तो जब एल क्रॉस बी करेंगे, जब एल क्रॉस बी करेंगे इस तरह से, ये एल अपवर्ड में, तो जब एल क्रॉस बी, ये एल ये है बी, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट मीन्स इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स है भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स है। और ये तुम्हें, ये मैग्नेटिक फोर्स जो ये लग रहा है और फिर भी तुम मोशन कराना चाहते हो राइट वर्ड में,
और स्लाइड करा रहा है ये एक्सटर्नल, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू ये इतना ही होगा जितना मैग्नेटिक फोर्स लगा है। तो I इंटू एल क्रॉस बी, एल का वैल्यू तो एल ही है और बी का वैल्यू हमारा बी है, बी का वैल्यू भी बी है। तो I इंटू एल क्रॉस बी, एल और बी में एंगल क्या है 90 डिग्री है, एल है अपवर्ड और बी है क्रॉस में। तो ये इतना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही वैल्यू का लगेगा जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। भाई मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड में रहने से, उतना ही वैल्यू का तो एक्सटर्नल फोर्स है, लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो तुम्हें उतना ही लगाने पड़ेंगे इधर। अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हो तो नेट फोर्स तो जीरो करने पड़ेंगे। ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो तुम भी 10 न्यूटन लगाओगे, तभी तो इसको मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी का करा पाओगे। सो एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी अप्लाइंग दिस मच फोर्स, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये फोर्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू maintain the constant velocity, external force required to maintain the constant velocity। ये है required force to maintain, क्या maintain भाई करें, to maintain constant velocity। constant velocity maintain करने के लिए इतना फोर्स लगेगा, इसलिए पावर डेवलप्ड, अगर एक्सटर्नल एजेंट का रेट ऑफ वर्क डन निकालें पावर, तो वो कितना होता है भाई, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, याद ही होगा। फोर्स डॉट वेलोसिटी, जितना फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी मेंटेन किया गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो फोर्स का वैल्यू हो गया वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही वेलोसिटी है और कॉस है 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या मिल गया पावर भाई, तो पावर मिल गया वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द पावर, एक्सटर्नल पावर जो हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर तुम चाहते हो कि ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहे। तो दिस मच पावर का हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करते रहना पड़ेगा भाई, इतना वर्क इसको करते रहना पड़ेगा, ये रेट से वर्क करना पड़ेगा, ये पावर इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और ये जो वर्क कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं भाई, जा कहाँ रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, उससे हमारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट में फ्लो कर रहा है। अगर बल्ब होता तो बल्ब ग्लो करा देता, और बल्ब नहीं है तो ये जो करंट है वो फाइनली कहाँ जा रहा है, हमने जो वर्क किया इसको मूव कराने में, स्लाइडर को मूव कराने में जो वर्क किया टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी, वो वर्क डन, यानी वो पावर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर के वो फाइनली कहाँ जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट में। ये जो वायर है इसमें कुछ तो रेसिस्टेंस होगा या इसमें कुछ तो रेसिस्टेंस है, तो उसमें डिसिपेट हो रहा है। अगर इधर रेसिस्टेंस नहीं है तो इधर नहीं डिसिपेट होगा, इधर होगा तो इसमें तो कुछ रेसिस्टेंस है तो इसका रेसिस्टेंस में डिसिपेट होगा। तो इस तरह से डिसिपेट होंगे, फाइनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इट इज मैकेनिकल वर्क डन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अल्टीमेटली गोइंग इनटू हीट एनर्जी इन द सराउंडिंग। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पावर भी देख लिया और फोर्स जो लग रहा था वो भी देख लिया। तो फोर्स एंड पावर, इन सब पे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, इसलिए ये सब ध्यान रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ ज़रूरत हो पॉज लगा करके नोट कर लिया करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग, छोटा सा सब टॉपिक है रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो एंड चेंज इन फ्लक्स। चार्ज फ्लो एंड चेंज इन फ्लक्स, देखो भाई ये छोटा सा रिलेशन है, वो क्या है कि कोई भी अगर मान लो लूप है और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कहाँ रख दिया भाई, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, तो इसके थ्रू कुछ फ्लक्स होगा भाई, कुछ तो फ्लक्स होगा इसके थ्रू। हाँ भाई कुछ तो फ्लक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो वो फ्लक्स की हम लोग बात करें, फ्लक्स की बात करें तो ये फ्लक्स हमारा कुछ है और इसमें हमने चेंज किया। ये फ्लक्स मान लो φ1 है, ये चेंज करके क्या हो गया φ2 हो गया। टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा। तो ठीक है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस टाइम इंटरवल में कितना एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू होगा भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है, वो होता है जितना भी फ्लक्स में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। वैल्यू की बात करें माइनस साइन में छोड़ रहा हूँ, वो जो डायरेक्शन में काउंट होगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो ठीक है भाई, वो तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली काउंट हो जाएगा। वैल्यू जरूर इंड्यूस्ड ईएमएफ का इतना है d∅dt। चलो तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चलेगा हमारा मिलेगा, वो तो ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर मिलेगा, मीन्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ये आर, ये मिलेगा हमें क्या, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। और जब जब इंड्यूस्ड करंट रहेगा तभी तो चार्ज फ्लो होगा, तो
यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो और चेंज इन फ्लक्स में रिलेशन निकालने हैं। तो ठीक है भाई, ये है चेंज इन फ्लक्स। अब चार्ज फ्लो तो हम लोग निकालना चाहते हैं भाई, तो दिस इंड्यूस करंट, ये जो इंड्यूस करंट है उससे हमारा चार्ज फ्लो होगा, मीन्स डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है ये। अगर डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मान लो इससे करंट जो फ्लो हो रहा है भाई वो क्या है, डी क्यू बाई डी टी होता है। करंट क्या होता है भाई, डी क्यू बाई डी टी होता है। और अभी हम लोग लिख सकते हैं इस करंट को, एवरेज करंट जो अगर है हमारा इंड्यूस करंट है तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये जो करंट क्या है, अगर डेल्टा क्यू टाइम, इसलिए डेल्टा टी टाइम में, जितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ उतने ही टाइम तक करंट हुआ, उतने ही टाइम तक चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उतने टाइम में अगर डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, अगर मान लो डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, पूरे डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ भाई, तो डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर अगर हुआ है तो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ही तो करंट का वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू आर। ये जो डेल्टा टी है ड्यूरिंग चेंज इन फ्लक्स, और ये भी वही डेल्टा टी है ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ करंट। तो इसलिए डेल्टा टी क्या होगा, शहीद हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, तो ये डेल्टा क्यू का वैल्यू, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, मीन्स फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो चार्ज फ्लो ये क्या है भाई, तो चार्ज फ्लो है, ये है चार्ज फ्लो। और वो कब हुआ है भाई, तो वो ड्यूरिंग डेल्टा टी ही टाइम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये फ्लक्स में जो चेंज है, ये जो फ्लक्स चेंज है, नेट चेंज इन फ्लक्स, ये क्या है भाई, तो नेट चेंज इन फ्लक्स, दैट इज अगर मान लो फाई था, फाई 2 से फाई 1 से फाई 2 हुआ है, तो ये है चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई। और ये कब हुआ है भाई, तो वही डेल्टा टी टाइम में हुआ है। डेल्टा टी टाइम में चेंज इन फ्लक्स जितना होगा डिवाइडेड बाई आर करोगे तो वो होगा वैल्यू ऑफ चार्ज। यहाँ देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है, टाइम तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर मिलेगा। ये कितना फास्टली चेंज हुआ है उससे मतलब नहीं, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा टी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए फास्ट और स्लो चेंज होने से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखो भाई, अगर फास्टली चेंज होगा तो ज़्यादा वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट होगा लेकिन कम ही टाइम तक फ्लो होगा। अगर फास्टली जल्दी चेंज हो जाए फ्लक्स तो ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट होगा लेकिन टाइम कम होगा। और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है भाई, तो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो अगर ये मान लो डबल रेट से अगर चले तो डबल हो जाएगा करंट वैल्यू। अगर 2 एम्पियर था पहले और 4 सेकंड तक अगर हुआ तो बाद में ये डबल हो गया, तो ये 4 एम्पियर हो गया, लेकिन ये वाला तो हाफ हो जाएगा क्योंकि फास्टली चलेगा तो जल्दी ही हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि हमारा कितने टाइम पे। टाइम से मतलब नहीं है, टाइम अगर ज़्यादा कर दोगे स्लो हो जाएगा फ्लक्स में चेंज, तो ज़्यादा टाइम तक कम करंट चलेगा, तो फाइनली उतना ही चार्ज ट्रांसफर होना है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो रहा है, टाइम कम होगा तो दोनों तरफ कम होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू भी कम होगा तो ये कम टाइम तक चल पाएगा, तो चार्ज ट्रांसफर हमारा उतना ही होना है। चार्ज ट्रांसफर ओवरऑल उतना ही होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आया। ये क्लियर है बात, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है मोशनल ईएमएफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई, कभी भी कोई भी कंडक्टर अगर मूव करे, मोशन में आ जाए रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये मूव करने लग जाए तो इसका एंड जो है, मान लो ये ए एंड है और ये अगर बी एंड है, बी अभी ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर ये पी लिखें और ये क्यू लिखें तो हमारा यहाँ पे वी पी क्यू, जब भी कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके एंड के अक्रॉस, उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, मीन्स एक सेल की तरह ये काम करने लगेगा। अगर ये वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा तो वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी डॉट लेंथ, ये हमारा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, मतलब जब भी ये कंडक्टर मूव करेगा तो इसमें देखो भाई, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता तो वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स लगता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री है इसमें मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वी क्रॉस बी आया इधर। देखो भाई, वेलोसिटी ऐसे है और बी क्रॉस में है तो वी क्रॉस बी क्या होगा, ये है वेलोसिटी
और ये है b, ये वेलोसिटी है, ये b है, तो v क्रॉस b करेंगे तो अपर डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में आया तो पॉजिटिव फ्री होता मूव करने को तो अपवर्ड जाता, बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक कंडक्टर है ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए v क्रॉस b के अपोजिट में फोर्स लगेगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें v क्रॉस b के अपोजिट में फोर्स लगेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उधर v क्रॉस b। लेकिन तुम्हें पता है कंडक्टर में पॉजिटिव तो मूव करने को फ्री नहीं होता है, पॉजिटिव तो एटम के न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में लगेगा और इससे इलेक्ट्रॉन इधर एक्युमुलेट होंगे और इधर हमारा हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव इफेक्टिवली। तो ये हाई पोटेंशियल बन जाएगा इधर और इधर क्या बन जाएगा, लो पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये Vp माइनस VQ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ सेल का सेल की तरह समझो ये काम करेगा। जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता रहेगा ये सेल बना रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन आके एक्युमुलेट हुए रहेंगे। अगर इसका हम लोग कनेक्शन किसी तरह से पूरा कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आकर के फिर वहाँ आएगा और ये मूव करता हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपना इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करता रहेगा, यानी कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर कंडक्टर को लेकर दौड़ जाए तो समझो सेल बना हुआ है, कनेक्शन कर दोगे तो ये बल्ब को ग्लो भी करा देगा। तो इसलिए इसका नाम रखा मोशनल ईएमएफ। जब मोशन है तो ईएमएफ है, यानी सेल है, मोशन बंद तो ईएमएफ बंद। ठीक है, तो इस मोशनल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है, तो वो वैल्यू होता है V क्रॉस B। अगर V कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो v क्रॉस b और लेंथ dl इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक चले जाए, v क्रॉस b डॉट लेंथ। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं, v क्रॉस b डॉट लेंथ। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ, ये ध्यान रखना है इसको हम लोग। अब जब जितना एंगल होगा v और b में, अगर यहाँ पे देखो v और b में 90 डिग्री एंगल है तो vb हो गया, और v क्रॉस b किया इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा ये cos 0 डिग्री 1 होता है तो vbl हो जाएगा। तो vbl तब होगा जब हमारा v परपेंडिकुलर टू b है और ये परपेंडिकुलर टू लेंथ है, तब ये होगा। जनरल फार्मूला ये याद रखना, न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे जनरल फार्मूला है वो ये है, ये हर जगह काम करेगा और ये तुम्हारा स्कूल लेवल में तो 99% केस में ये काम करेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है पूरे वायर का, तो पूरे रॉड का, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में ये काम करेगा, लेकिन ये हमेशा काम करेगा। मोशनल ईएमएफ जब भी निकालना हो v क्रॉस b डॉट dl, क्योंकि हमने इसको dl लेंथ, छोटा सा dl लेंथ में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हमने कैलकुलेट किया, तो वो इतना सा आया, इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। dl 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ऐसे करते करते पूरा हमारा इंटीग्रेट करके निकल जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं, v क्रॉस b डॉट डी का इंटीग्रेशन, नहीं तो कम से कम ये तो जरूर याद रखो, v क्रॉस b डॉट l इनिशियल फाइनल। मतलब रॉड ऐसे है तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे इनिशियल फाइनल वेक्टर लेंथ। लेकिन अगर रॉड ऐसे हो जाए, अगर वायर ऐसे हो जाए तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो ये वाला लेंथ यूज़ होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं यहाँ फॉर्मूला में ही इनिशियल फाइनल लिख लिया। मीन्स हम लोगों को इसमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखने हैं और फाइनल पॉइंट देखने हैं। ये अगर मूव कर रहा हो ऐसे, इस फील्ड में मूव कर रहा हो तो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में हुआ तो l इनिशियल फाइनल ही देखने हैं। अब मान लो ये ऐसे हो जाए, कोई वायर ऐसे है और इसको लेकर के कोई इस तरह से भाग रहा हो, वेलोसिटी ऐसे दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, तो भाई v तो राइट वर्ड है। अब v क्रॉस b करोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा तुम्हें v क्रॉस b। इसका मतलब v क्रॉस b इधर है और लेंथ इनिशियल फाइनल ये है, इनिशियल से फाइनल तक लेंथ इनिशियल फाइनल ये है। तो इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका और इसका। और जब डॉट प्रोडक्ट लेने हैं तो तुम्हें पता ही है डॉट प्रोडक्ट लेने में v क्रॉस b और ये l इनिशियल फाइनल है, तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, मतलब इसको अगर हम लोग बोलें, देखो ध्यान से, वर्क डन क्या होता था बताओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता था। तो ऐसा बोल सकते थे फोर्स वैल्यू इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। फोर्स वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इधर है तो s cos थीटा, ये है ना भाई कंपोनेंट s cos थीटा। तो फोर्स वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में ये लेते हैं वर्क डन के लिए। वैसे ही जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर का वैल्यू दूसरे का कंपोनेंट पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। वैसे यहाँ भी तो डॉट प्रोडक्ट ही तो है, तो v क्रॉस b निकाल लिया और ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो भाई v क्रॉस b का वैल्यू और कंपोनेंट ऑफ लेंथ अलोंग v क्रॉस b।
तो ये है v क्रॉस b का वैल्यू, और लेंथ का कंपोनेंट अलोंग v क्रॉस b, तो वो जो कंपोनेंट रहेगा इस लेंथ का कंपोनेंट, अगर ये थीटा एंगल है तो L इनिशियल फाइनल cos थीटा। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन में लेंथ का क्या कंपोनेंट है, इसलिए इसका इफेक्टिवली अगर शॉर्टकट में यूज़ करने हो फॉर्मूला तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट v क्रॉस b वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई क्या, तो कंपोनेंट ऑफ इनिशियल फाइनल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अलोंग v क्रॉस b। अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है भाई कौन सा इनिशियल फाइनल, ये वाला लें ये वाला लें, इससे मिलाएं इसको मिलाएं, ऐसे वाले को लें कि ऐसे वाले को लें, तो उससे मतलब नहीं है। तुम बस कोई भी लेंथ लेके कंपोनेंट का वैल्यू लिख लेना। कंपोनेंट का वैल्यू लिख दिया, उसके बाद तुम देखना कि v क्रॉस b के डायरेक्शन में, v क्रॉस b इधर आया था ना ये v क्रॉस b, तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर और उसके अपोजिट में नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल आता है। तो यहाँ v क्रॉस b ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये वाला हाई पोटेंशियल का होगा और ये वाला लो पोटेंशियल का होगा। तो अगर मान लो ऐसा आ जाए कि ये है p पॉइंट, ये q पॉइंट है, तो अगर आ जाए vp माइनस vq तो तुम ये वैल्यू बोल दोगे, इतना वैल्यू है पॉजिटिव में है। और अगर बोल दे कि vq माइनस vp निकालो भाई, vq माइनस vp निकालो, तो तुम्हें पता है v क्रॉस b तो अपवर्ड आया था, v क्रॉस b जब अपवर्ड आया है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसलिए q पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, तो vq माइनस vp करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, बट वैल्यू कितना, तो वैल्यू ये v क्रॉस b का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ L इनिशियल फाइनल इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। बस ये काम कर देने हैं। समझ तो गए, तो ये पूरा आपको समरी याद रखने हैं, ठीक है। ये मोशनल ईएमएफ का हो गया, समझ गए। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, वो है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है भाई, तो ये है इनर्शिया ऑफ करंट। ये समझ सकते हैं किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में जितना करंट है वो चाहता है उतना ही रहे। इनर्शिया ऑफ करंट में जब भी चेंज करोगे तो अपोजिशन इज नोन एज इंडक्टेंस। हर कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है तो उसमें 3 प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी होता है इसका रेसिस्टेंस, कि इसके थ्रू अगर चार्ज फ्लो करना चाहेगा तो उसको अपोजिशन दिखाएगा, उसका मेजर है रेसिस्टेंस। दूसरा होता है इसमें कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करना चाहोगे तो इसकी सम कैपेसिटी होगी स्टोरिंग चार्ज की, तो कैपेसिटेंस भी होता है। उसी तरह से इसमें एक इंडक्टेंस भी होता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस क्या है कि जब भी इसके थ्रू चार्ज पास करेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा, तो करंट में चेंज करोगे तो भी ये अपोजिशन दिखाएगा। यही अपोजिंग टेंडेंसी इज इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल है, ड्यू टू विच इट चेंजेस एनी चेंज इन करंट थ्रू इटसेल्फ, तो सेल्फ इंडक्टेंस, थ्रू अदर कॉइल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 तरह के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब ये समझो अपोज करना, करंट में चेंज है अपोज करना। इंडक्टेंस मीन्स अपोजिशन अगेंस्ट चेंज इन करंट, अपोजिशन अगेंस्ट चेंज इन करंट। अब ये चेंज इन करंट अगर थ्रू इटसेल्फ है, अपने ही थ्रू करंट में चेंज को अपोज कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। और चेंज इन करंट इन अदर कॉइल, अगर चेंज इन करंट इन अदर कॉइल हो तो इसको क्या बोल रहे हैं भाई, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो क्या है भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक बात। मीन्स 2 तरह का अपोजिशन है, एक अपने थ्रू में चेंज इन करंट है उसको अपोज करना, और एक दूसरे में चेंज इन करंट हो रहा है उसको अपोज करना। दोनों अलग अलग हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल समझ लो कि रमेश सुरेश दोनों मित्र हैं भाई, दोनों फ्रेंड हैं। रमेश को भी पॉकेट मनी मिलता है एवरी मंथ और सुरेश को भी मिलता है, लेकिन रमेश के पॉकेट मनी में जो 5000 पर मंथ था वो चेंज होकर के अब 3000 हो गया पर मंथ। तो अपने पेरेंट को अपोजिशन दिखाना, क्योंकि रमेश अपने ही पेरेंट को अपोजिशन दिखा रहा है, मीन्स मेरा मनी करंट में चेंज क्यों कर दिया आपने, अच्छा नहीं किया, ये तो ठीक नहीं है। तो ये अपोजिशन दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अपने ही थ्रू मनी करंट जो चेंज हुआ है उसको अपोजिशन दिखाना। अब सुरेश को ये बात पता लगा, इसने बताया देखे भाई ये सुरेश भाई मेरा तो पॉकेट मनी चेंज हो गया है,
यहाँ मनी करंट जो था हमारे पास वो चेंज हो गया है। तो भाई सुरेश आया रमेश के घर अपोजिशन दिखाने के, भाई मेरे फ्रेंड का मनी करंट क्यों चेंज कर दिया आपने। तो वो जो अपोजिशन दिखा रहा है उसका करंट, उसका मनी करंट तो वही का वही है, वो तो रमेश के मनी करंट में जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखा रहा है, वो फ्रेंडशिप दिखा रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब फ्रेंडशिप, अपना कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरे का चेंज हुआ, फ्रेंड को चोट लगा तो ये दिखा रहे हैं अपोजिशन, तो वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एक है कि अपने ही थ्रू हमें कोई थप्पड़ मार दिया तो भाई उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। मेरे जो भी रमेश है, रमेश को कोई मार दिया, उसके अगेंस्ट वो खुद ही पिस्टल निकाल दे तो वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन रमेश को कुछ बोला और सुरेश यहाँ पे अपोजिशन दिखा रहा है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी तरह से कॉइल है, कोई कॉइल है यहाँ पे ऐसे, मान लो ए कॉइल, ये है कोई बी कॉइल। अब इसमें करंट में चेंज किया गया तो ये खुद ही अपोज करे तो वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और इसका करंट में चेंज किया गया और इससे ये अपोजिशन दिखाने लग जाए, ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब सोचेंगे आप कि ये क्यों करता है भाई, अपने में करंट चेंज हो तो चलो एक रीजन बनता है अपोजिशन दिखाना। तो भाई दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसे यूं ही नहीं है, ये है चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना। ये कहाँ से आया, इसका बेसिक में है चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना, फैराडेज लॉ, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना। अब देखो इसका करंट है, मान लो इसका करंट है तो इसका फील्ड भी तो सेट किया, ये करंट इसमें फ्लो होगा तो इसमें फील्ड भी तो बनेंगे भाई, फील्ड बनेंगे। अब करंट इस पे चल रहा था, आई करंट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर चल रहा था तो इसका भाई फील्ड बना हुआ था। अब जब 2 एम्पियर से तुम इसको 10 एम्पियर करना चाहोगे तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोजिशन, फ्लक्स चेंज तो अपोजिशन। तो इसका मतलब करंट चेंज हुआ तो फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज को अपोज करना है, मीन्स करंट ही चेंज तो फ्लक्स चेंज किया, फील्ड चेंज किया, इसलिए करंट में चेंज हुआ तो अपोजिशन, तो वो तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गई, अपोजिशन अपोज करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका जो फील्ड था, इसका करंट चल रहा था 2 एम्पियर, तो इसका फील्ड कुछ यहाँ भी लिंक्ड था मेरे भाई, कुछ यहाँ भी लिंक था, इस कॉइल में भी लिंक्ड था। अब जैसे ही यहाँ पे करंट चेंज हुआ तो ये फील्ड चेंज हुआ तो ये फ्लक्स भी चेंज हुआ, इसके थ्रू भी फ्लक्स चेंज हुआ, मीन्स इसके थ्रू भी फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका भी फ्लक्स में जब चेंज होगा तो उसमें रेट ऑफ चेंज से अपोजिशन आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। तो यहाँ पे बल्ब लगा रखे हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया, करंट में इधर चेंज किया, इधर बल्ब ग्लो करने लग गया। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इसमें करंट नहीं है, कोई इसमें सेल नहीं है, इसमें करंट था, करंट में चेंज किया तो यहाँ बल्ब ग्लो। क्यों भाई, ये अपोजिंग, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट आया इसमें। और ये क्यों आया भाई, वहाँ पे चेंज इन करंट हुआ था, इसके लिए आया। तो भाई ये अपोजिशन जो दिखा रहा है, इंड्यूस करंट कहाँ से आता है, अपोजिशन अगेंस्ट फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है, करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। फ्लक्स में चेंज ही तो मंजूर नहीं है, इसलिए हर कॉइल में एक और प्रॉपर्टी समझो, इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। एवरी कॉइल वांट्स टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये भी चाहता था कि मेरा जितना फ्लक्स है ना, उससे उसके फील्ड से बना हो या जैसे भी बना हो, मेरा जितना फ्लक्स उतना रहे। फ्लक्स में चेंज होगा तो अपोजिशन दिखाएंगे, और वही अपोजिशन दिखाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है, करंट बन जाता है। तो दो तरह के इंडक्टेंस हुए। इंडक्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन अगेंस्ट चेंज इन करंट। अगर चेंज इन करंट अपने ही में हो रहा हो तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और दूसरे में करंट में चेंज हो रहा हो और दूसरे कॉइल में हमारा अपोजिशन दिख रहा है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ दिख रहा है, तो दैट इज द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का मीनिंग समझ गए, इनर्शिया ऑफ करंट। ठीक है, करंट में चेंज को अपोज करना। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन होता था, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे तो अच्छा रहेगा। फोर्स लगाओगे तो ट्रक है, बहुत बड़ा मास है, वो ज़्यादा इनर्शिया है, और साइकिल है, कम मास है, कम इनर्शिया है, तो इस तरह से चलता था। ठीक है भाई, तो अब जरा देखें हम लोग, दो तरह के इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, तो अभी हम लोगों ने मीनिंग देखा, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी एक सोलेनॉइड के लिए जनरली आता है। सोलेनॉइड के लिए हम लोग चाहते हैं, सोलेनॉइड के लिए चाह रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, ये आता भी है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी काम करता है भाई। तो किसी भी कॉइल में मान लो ये n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, रेडियस r और लेंथ l है, तो हम लोग निकालना चाहते हैं, और ये एयर है इसमें, तो कितना होगा यहाँ पे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, ये निकालना चाहते हैं। तो समझो हमने एक करंट पास कराया, करंट पास कराने से क्या हुआ, तो इसका फील्ड सेट हो गया। ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसका हम लोग निकालना चाहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये इससे हमारा क्या बनेगा, इसमें फ्लक्स बनेगा, उस फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो अंदर में B है,
एरिया ऑफ वन लूप, तो ये हो जाएगा एक लूप के लिए कॉइल। ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न n है तो n लूप के थ्रू इतना फ्लक्स हो जाएगा टोटल। तो भाई b कितना, तो म्यू नॉट एन आई, b कितना है, म्यू नॉट एन आई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एरिया कितना है भाई, तो पाई इंटू आर स्क्वायर है, रेडियस इसका r था। और नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई, तो नंबर ऑफ टर्न है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ। स्मॉल n क्या है भाई, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई लेंथ, ऐसा समझ सकते हैं स्मॉल एन का वैल्यू। एक चीज़ और ध्यान रखने हैं, सोलेनॉइड में हम लोगों ने फील्ड तो हम लोगों को पता है म्यू नॉट एन आई, एरिया भी समझ गए। अब एक फॉर्मूला हम लोग ये समझते हैं, देखो भाई कि किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट होगा। जितना ज़्यादा करंट पास कराओगे उतना ज़्यादा फील्ड होगा, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फील्ड, और जितना ज़्यादा फील्ड उतना ज़्यादा फ्लक्स। इसलिए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, और यही प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग लाते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। L को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यही हमें निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। और जब भी करंट चेंज होगा, देख रहे हो इस इक्वेशन से, करंट चेंज तो फ्लक्स चेंज। L है हमारा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो I चेंज तो फ्लक्स चेंज, आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई, तो माइनस ऑफ एल और डी आई बाई डी टी, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो ये दो फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये दो फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखो फ्लक्स निकाल रहे हैं, इससे सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। तो म्यू नॉट एन और पाई आर स्क्वायर एन एल इंटू आई, तो ये हो गया फ्लक्स। बट हम लोग जानते हैं भाई कि फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल एल आई होता है, इसलिए कंपेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द कॉइल। कंपेयर किया तो ये मिल गया म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। अगर दूसरा मीडियम आएगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देना, अगर दूसरा मीडियम इसमें डाल दिया तो इस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है तो इस तरह से निकालने को आ सकता है, समझते हैं हम लोग। और ये वैल्यू भी फॉर्मूला के फॉर्म में आप ज़रूर याद रखना, क्लियर है। और अब एनर्जी स्टोर की बात करें, एनर्जी स्टोर तो अभी तुम्हें फॉर्मूला मिला था एल आई होता है फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये होता है भाई, ये दो फॉर्मूला आपने समझा, ये दोनों को याद रखने हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट फ्लक्स वैल्यू पर यूनिट करंट, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ करंट। तो ये दो फॉर्मूला तुम्हें नंबर 1 नंबर 2 याद रखने हैं। अब देखो एनर्जी स्टोर हम लोग कैसे निकालें, किसी भी इंडक्टर में कितना एनर्जी, जैसे कैपेसिटर में निकालते थे, तो भाई इंडक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता ही है। और ये हमारा एक हमने सेल लगाया, समझो ये आर है रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही कितना वैल्यू का भाई, तो एल डी आई बाई डी टी वैल्यू का, एल डी आई बाई डी टी वैल्यू का। ये करंट ग्रो कराना चाहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ बैक ईएमएफ बन जाएगा, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बैक ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि ये करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा। करंट इसमें इंक्रीज करना चाहेगा, उसी को तो अपोजिशन दिखाता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस से क्या होता है, करंट में ग्रोथ को अपोजिशन, इसलिए इसके अगेंस्ट ये डेवलप हो जाएगा कितना वैल्यू का, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, एल डी आई बाई डी टी वैल्यू का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट तुम्हारा करंट ये जा रहा है जो कि डी क्यू बाई डी टी वैल्यू का है, तो इसका मतलब ये सेल कुछ वर्क कर रहा है अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट चार्ज ट्रांसफर होगा तो वर्क डन तो होगा ही। वर्क डन कितना होगा भाई, तो जितना चार्ज ट्रांसफर होता है मल्टीप्लाइड बाई द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर डी क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहा है
पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो ये वर्क डन हो गया डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस था वैल्यू में एल डी आई बाई डी टी, इतना ही तो था पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है छोटा सा वर्क डन और यही छोटा सा एनर्जी स्टोर्ड है। अगर तुम्हें पूरा एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए ये पूरे इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो एनर्जी इन द इंडक्टर विल बी इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू देखो, डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आई उस समय का इंटू डी टी, डी क्यू इज आई डी टी, तो आई डी टी यहाँ लिखोगे डी क्यू का वैल्यू, और एल डी आई बाई डी टी तो है यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, तो ये मिल गया हमें एल आई डी आई, और करंट का जो ग्रोथ हुआ है 0 से मान लो करंट का वैल्यू आई तक हुआ है, तो ये हो गया एल कांस्टेंट है और ये आई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। मीन्स हाफ एल आई स्क्वायर इज़ द एनर्जी स्टोर्ड। किसी इंडक्टर में अगर आई करंट किसी टाइम पे फ्लो कर रहा हो तो हाफ एल आई स्क्वायर यही हमारा एनर्जी होगा स्टोर्ड। क्लियर है? तो उस समय का एनर्जी स्टोर्ड जब आई करंट है तो हाफ एल आई स्क्वायर है। क्लियर है? ये एनर्जी स्टोर्ड है। इसके अगेंस्ट, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जो वर्क करने पड़ते हैं वही एनर्जी, तो आई करंट स्टेब्लिश जब हुआ है उस समय का ये एनर्जी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे चलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग मैंने बता दिया था कि 2 कॉइल होते हैं, एक कॉइल नंबर ए है मान लो, एक कॉइल नंबर बी है मान लो, या 1 नंबर कॉइल है, ये 2 नंबर कॉइल है, ऐसा समझेंगे। तो 1 नंबर में अगर हम लोग करंट में चेंज करेंगे तो दूसरे वाले कॉइल से भी फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए यहाँ I1 करंट में चेंज करोगे, I1 करंट है तो यहाँ पे फ्लक्स जो φ2 है विल चेंज, क्योंकि ये लिंक्ड है। जितना ज़्यादा I1 करंट होगा उतना ज़्यादा ये फील्ड सेट करेगा, या B1 उतना ज़्यादा फील्ड सेट करेगा, और जितना ज़्यादा B1 होगा उतना ही ज़्यादा φ2 होगा फ्लक्स। इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, लेकिन इधर से जो करंट चल रहा है उसमें जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फील्ड सेट करेगा, उतना ज़्यादा यहाँ फ्लक्स बनेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल कि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी, और ये प्रोपोर्शनलिटी जो होता है इसमें वो होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या बना? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर सेकंड वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज ही हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो आएगा कितना भाई? तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी का मतलब है माइनस ऑफ एम और डी आई वन बाई डी टी। ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ये भी बड़ा मेन फार्मूला है, और इसका हम लोग फार्मूला याद तो रखते ही हैं दोनों फार्मूला। साथ में कई बार आता है कि 2 सोलेनॉइड हैं उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो एक मान लो ये है सोलेनॉइड इस तरह से, और दूसरा एक और सोलेनॉइड इस तरह से कोएक्सियल हो, मीन्स दोनों का एक्सिस सेम है। इस तरह से 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? तो किसी एक को प्राइमरी बना लेंगे, किसी एक को भी सुटेबल जो भी हो, जिसके करंट मानने से दूसरे के थ्रू फ्लक्स ईजिली निकल जाए, वैसा ही हम लोगों को प्राइमरी सिलेक्शन करना चाहिए। तो मान लो करंट हमने छोटे वाले को ले लिया, छोटे वाले में नंबर ऑफ टर्न था N1, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसका रेडियस R1 था, और इसमें करंट हम लोगों ने I1 ले लिया। ठीक है, L दोनों का लेंथ है, L तो भाई दोनों का लेंथ है, और बड़े वाले में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 है और ये R2 है। तो हम लोग करंट अगर I1 इधर ले लिया तो बताओ अंदर में फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा ये? तो म्यू नॉट N1 I1 इतना फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, एयर है। और फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी अगर हम लोग देखें लार्जर वाले में कितना फ्लक्स बनेगा? तो फ्लक्स बनेगा भाई, देख रहे हो लार्जर वाले में एक लूप में देखो, और अंदर में ये फील्ड है, वो फील्ड तो R1 रेडियस में है। फील्ड कितने रेडियस में भाई? R1 रेडियस में, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो तो ऐसे ही बनेगा भाई, इसका फील्ड तो ऐसे ही बनेगा। तो ये जो R1 रेडियस है उतने ही में फील्ड होगा, इसमें नहीं होगा। तो फ्लक्स जो होगा वो ये वाला यूज़ होगा। तो B1 का वैल्यू इंटू पाई R1 स्क्वायर ये यूज़ होगा, क्योंकि यही R1 रेडियस है, ये तो R2 रेडियस के पूरे में तो है नहीं फील्ड तो इतने ही में, तो फ्लक्स तो हमारा इतने ही में बनेगा, इतने ही में फ्लक्स बनने हैं। तो B इंटू पाई R1 स्क्वायर ये है एक लूप के थ्रू, ऐसा टोटल नंबर ऑफ लूप जितने भी होंगे वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी मिल जाएगा। फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी फार्मूला, तो इसलिए फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी निकाल रहे हैं। B1 कितना है? तो भाई तो म्यू नॉट N1 I1 है, और ये पाई R1 स्क्वायर है, और N2 है N2 इंटू L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो N2 इंटू ये टोटल लेंथ L है, तो उसका यूज़ कर लिया हमने। तो यहाँ से मिल गया हमें फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर इंटू I1।
I1 छोड़ दो, बाकी सबको ले लेंगे। तो म्यू नॉट N1 ले लिया और पाई R1 स्क्वायर भी ले लिया और N2 भी ले लिया, L भी ले लिया। तो ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि phi2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल। अब अगर दूसरे लार्जर वाले को प्राइमरी लो, सेकेंडरी छोटे वाले को ले लो, तब भी निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू वही आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या, फ्रेंडशिप जो है इन दोनों कॉइल में उसका मेजरमेंट, तो वही मेजरमेंट बता रहा है। और फ्रेंडशिप हमारा इतना आया है तो भाई किसी को भी थप्पड़ मारो, रमेश को थप्पड़ मारोगे तो भी वो पिस्टल निकाल देगा, सुरेश को मारेगा तो रमेश पिस्टल निकाल देगा, क्योंकि दोनों का फ्रेंडशिप बहुत पक्का है मतलब पक्का है, दोनों के लिए है, ये वन साइडेड नहीं होता, ये दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी, कोई भी प्राइमरी ले सकते हो, तुम्हें ये देखना है कि किसमें करंट लेने से दूसरे के थ्रू फ्लक्स ईजिली निकल जाए, वही हमें हिसाब रखने पड़ते हैं, उस हिसाब से काम करने पड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कई बार हम लोग दो कॉइल को कपलिंग करते हैं भाई, दो कॉइल का कपलिंग, अगर ये और पास लाएंगे तो और ज़्यादा कपल्ड होंगे, मीन्स एक का फील्ड फ्लक्स दूसरे से ज़्यादा लिंक्ड होगा, दूर रख दोगे तो इसका फील्ड बहुत कम आ गया, बहुत कम लिंकेज स्टेब्लिश होगा, कपलिंग हमारा अच्छा नहीं होगा, कम कपलिंग होगा। बहुत दूर लेके चले गए, एक मैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, तो यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं होगा, तो कपलिंग हमारा जीरो हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना होता है भाई, तो ये अंडर रूट म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय L1 L2, इसका L1 है, इसका L2 है, तो और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये होता है फॉर्मूला वाइज। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बताता है भाई, तो के का वैल्यू हमारा 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। 0 किसके लिए होगा, नो कपलिंग एट ऑल, और 1 मतलब परफेक्ट कपलिंग। अब जैसे सोलेनॉइड अभी देखा था, इसके सारे के सारे फील्ड दूसरे वाले कॉइल से लिंक्ड हों तो परफेक्ट कपलिंग है। परफेक्ट कपलिंग मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइल जो लिंक्ड हो जाए सेकेंडरी से, परफेक्ट कपलिंग है। यही वाला अगर एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, ऐसे होता, पास में ही है, लेकिन इसके फील्ड बहुत ज़्यादा इससे लिंक्ड नहीं हो पाएंगे, नेग्लिजिबल लिंक होंगे, बहुत कम लिंक होंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है समझो 0.1 होगी। इधर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 हो गया। अगर बहुत दूर लेके चले तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अगर कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया और L1 L2 दे दिया और के निकालना हो या फिर कुछ भी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? सीरीज पैरेलल में जब कॉइल होते हैं तो देखो भाई, रेसिस्टेंस में जो फॉर्मूला होता था वही यहाँ करने हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस में जैसे सीरीज में होता था, वैसे ही अगर दो कॉइल अगर मिल जाए, एक L1 और दूसरा L2, तो L इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या करोगे, L1 प्लस L2 करोगे। सिमिलरली पैरेलल में क्या फॉर्मूला बनता था भाई, तो रेसिस्टेंस का पैरेलल में जो फॉर्मूला बनता था वही यहाँ पे कॉइल में भी पैरेलल का फॉर्मूला बनेगा। 2 कॉइल हों, 3 कॉइल हों, जो भी हों, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला यही काम करेगा, दैट इज समेशन ऑफ 1/Li। इस तरह से हमारा L इक्विवेलेंट निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडी करंट देखो क्या होता है, तो कोई एक सॉलिड कंडक्टर, कोई भी क्या है सॉलिड कंडक्टर हो या प्लेट हो, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया या मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मतलब फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल। कोई एक कॉइल यहाँ पे लूप की तरह नहीं है, ये क्या है, पूरा एक कंडक्टर ही है, पूरा सॉलिड कंडक्टर है, और इसके थ्रू भी अगर हमारा ये एरिया समझो, और इसके थ्रू जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके सरफेस पे एडी करंट चलेंगे। एडी करंट का मतलब होता है ये वर्लपूल टाइप का, मतलब ये रोटेट करता हुआ इसके सरफेस पे करंट एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, सरफेस पे हमारा करंट बनाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो ऑलमोस्ट एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पाथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड नहीं होता। इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं, एडी करना शुरू करते हैं, इधर 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 चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए नाम इसका एडी करंट है, वर्लपूल। एडी का मतलब होता है वर्लपूल, ऐसे से रोटेट कराना। तो इस एडी करंट से इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं तो यहाँ भी हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, I² R∆T, ये हीटिंग इफेक्ट से हीट लॉस होगा, और इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। लॉस को क्या बोलेंगे भाई, तो एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कई बार यूजफुल भी होता है एडी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एडी करंट लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट। अगर इसको रिड्यूस करने हैं, लॉस को हम लोग कम करना चाहते हैं, तो 2 मेथड तुमने पढ़ा होगा जो थ्योरेटिकल क्लास में, कि भाई एक तो स्लॉटिंग करके हम लोग एडी करंट लॉस को कम करते हैं, और दूसरा हम लोग एक स्लॉटिंग बना के, स्लॉटिंग मतलब ऐसे,
और दूसरा हम लोग क्या करते हैं भाई, तो लेमिनेशन करके, लेमिनेटिंग द कॉइल। तो सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर हमारा ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो लेमिनेशन क्यों करते हैं भाई, लेमिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट शीट्स के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी अगर मान लो ट्रांसफार्मर कॉइल हो या कुछ भी, शीट्स इंसुलेटिंग, एक दूसरे से इंसुलेट करता हुआ शीट्स लेंगे, कंडक्टिंग शीट्स हैं बट एक दूसरे से इंसुलेट किए हुए हैं थ्रू इंसुलेटिंग वायरनेस। और इससे क्या होगा कि एक का इंड्यूस करंट एक में ही रहता है और इससे लॉस कम हो जाता है, आपको पता ही है थ्योरेटिकल बात जो है। और ये स्लॉटिंग करने से या होल पंच करने से क्या होता है कि इसके एडी करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल आते हैं भाई। एडी करंट के पाथ में क्या होंगे, ऑब्स्टेकल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे मान लो ये ऐसे रोटेट करना चाहे तो ये नहीं जा सकता, इधर इधर से जाना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से एडी करंट का वैल्यू जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ने से हमारा एडी करंट का वैल्यू कम हो जाता है। और जब करंट का वैल्यू कम होगा तो उस कंडीशन में लॉस भी कम होगा। तो एडी करंट लॉस को कम करने का ये दो मेथड होता है। एडी करंट का कुछ यूज़ जो होते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक में होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में होते हैं। मान लो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है उसमें हम लोग मान लो कोई भी चीज़ रोटेट हो रहा हो, मान लो रोटेट हो रहा है, उसको डैम्पिंग कराना है तो उससे साथ एक प्लेट लगा दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में है ये रोटेट करता हुआ, ऐसे रोटेट करे या ऑसिलेट करे, तो इसमें अगर कुछ मेटेलिक प्लेट लगा देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मूव करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट चलेंगे और वो एडी करंट क्या करेगा, इसके एनर्जी को लॉस कराएगा। मतलब जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसका ऑसिलेशन का जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट करके जल्दी लॉस कर देगा। तो जो ऑसिलेशन 10 ऑसिलेशन के बाद रुकता वो एडी करंट लॉस करा करके हम लोग 2 ही ऑसिलेशन में रोक दिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कराने में ये यूज़ होता है। गैल्वेनोमीटर को डेड बिट बनाने में भी यूज होता है। गैल्वेनोमीटर को डेड बिट बनाने का मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर मान लो रीडिंग देना है 2 एम्पेयर का देना है, 0 एम्पेयर यहाँ है। अब इंडिकेटर हमारा 2 एम्पेयर देना है तो ऐसे जाएगा ये 2 के पास, ऐसे जाएगा 2 के पास, ऐसे जाएगा ये 2 के पास, और ये क्या करता है 2 के पास ऐसे जाएगा, वैसे ऐसे इंडिकेटर जो है थोड़ा ऐसे ऐसे करता हुआ तब जाके सेट करता है। तो ये जो ऐसे हो रहा है, जो धीरे धीरे जाके सेट होता है, अगर ये इसको डेड बिट बनाना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज़ करते हैं, एडी करंट यूज़ करके, तो ये जाएगा और तुरंत यहाँ रुक जाएगा, तुरंत यहाँ डैम्प्ड हो जाएगा, यहाँ ऑसिलेशन ज़्यादा दिखा नहीं पाएगा। तो ऐसा अगर हमें गैल्वेनोमीटर को बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हम लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो एडी करंट का वहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो हाउ टू रिड्यूस एडी करंट हम लोग देख ही लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करो, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। यूज़ इसके 4-5 याद रखना, इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में डेड बिट गैल्वेनोमीटर बनाने में यूज़ होता है। रिड्यूस करने के लिए हमने बताया भी स्लॉटिंग एंड लेमिनेटिंग, स्लॉटिंग एंड लेमिनेटिंग। तो ये सब थ्योरेटिकल बात है। जो फॉर्मूला वाइज था उसका हमने डेरिवेशन भी थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के डिस्कस किया। अब इतने कॉन्सेप्ट के साथ माइंड में रख करके अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने का कोई लिमिट नहीं है, आप हर लेवल के क्वेश्चन को करें। अब धीरे धीरे एक बार डेरिवेशन भी देखने की ज़रूरत है, उसके बाद न्यूमेरिकल अपना जिस लेवल का चाहिए, जिस लेवल का आप सॉल्व करें और बहुत अच्छा आपका माइंड अप्लाई हो पाएगा। खोपड़ी तो भाई कंसंट्रेशन में रख करके और इन लॉजिक्स को बिल्कुल फिट करके और तब आप अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आए।